तो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक, और एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सी गाइस, नमस्कार दोस्तों आज से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस, मतलब हम ये देखेंगे कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, तो वो पॉसिबल है हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी की वजह से, जो बॉडीली फंक्शंस हो रहे हैं, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं उनकी वजह से। तो ये जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक जो फंक्शंस हैं एफएक्स तो ये क्यों हो रहे हैं, कैसे पॉसिबल हैं, तो इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। खाना खाते हैं किस तरीके से डाइजेस्ट होता है वो देखेंगे, किस तरह से उससे खाने से एनर्जी बनाता है बॉडी वो देखेंगे, उसका ही कंपोनेंट देन आगे बढ़ाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो तुरंत इंस्टेंट विद इन नॉट लेस देन अ मिनट आप ये मान सकते हो कि डेथ सीधे, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी टॉक्सिन्स बन रहा है, जो भी वेस्ट बन रहा है इस पूरे प्रोसेस में, उसको रिमूव भी करना है। तो ये 4 कंपोनेंट हैं, पिलर्स हैं इन मेटाबॉलिक प्रोसेस के, जिनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी आज देखेंगे, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी कल देखेंगे, ठीक है। तो मेटाबॉलिक फंक्शंस वैसे जनरली हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो एनाबॉलिक, यानी कि जो चीज़ बनती है उसको हम एनाबॉलिक बोलते हैं। कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक का मतलब ये है जो चीज़ टूटती है, ब्रेक डाउन होती है। तो बिल्डिंग के प्रोसेस को एनाबॉलिक बोलते हैं, और जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है वो कैटाबॉलिक। ऐसे याद रखो, काट देना मतलब ब्रेक डाउन कर देना उसको, ठीक। ऑलराइट, पहले क्वेश्चंस लगा लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है, कि किस तरीके से भोजन हम लोग जो ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है, और किस तरीके से उस भोजन से हमारा जो शरीर है वो एनर्जी यानी ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। आवाज़ जितनी आ रही है उतनी ही आ पाएगी, कम आ रही है तो कम ही आ पाएगी, ठीक है। आप जितनी अपना साइड से बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए, मेरे साइड से फुल है ये, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं बल्कि जेनेटिक सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं बिकॉज ऑफ लेस डाइवर्सिटी, मोर सिमिलैरिटी। बाइनरी फ्यूजन इज कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है, यस। मल्टीपल फ्यूजन प्रोड्यूसेस ओनली 2 डॉटर सेल्स, नो। मल्टीपल प्रोड्यूस करता है, एग्जाम्पल दीजिए। कौन सा था? मलेरियल पैरासाइट। रीजनरेशन कैन अकर इन ऑर्गेनिज्म लाइक प्लेनेरिया एंड हाइड्रा, यस। रीजनरेट कर सकते हैं पूरे प्लेनेरिया पूरे हाइड्रा में अपनी बॉडी को, तो 1 and 3। एग्जाम्पल में आएगा प्लाज्मोडियम। देन अगला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व सीड्स फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। यहाँ पे सीड चाहिए, बीज चाहिए। गलत बात है, बीज नहीं चाहिए। या तो बड से हो जाएगा, बहुत अलग अलग तरीके हैं, या तो स्टेम से हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कि स्टेम को या तो हम अलग से काट के गाड़ दें या जोड़ दें, जिसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ये सारे काम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ही आते हैं। टिश्यू कल्चर हो गया, वो आता है। न्यू प्लांट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, ठीक है। पोटैटो आइज, ठीक है, आर ऑक्सिलरी बर्ड्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, यस। 2 and 3। थर्ड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट प्रमोट जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन प्रमोट नहीं करता है। बात बिल्कुल सही है कि गलत है, खुद सोचो। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये है कि अपना का जो मेल है अपनी के पास, अपनी फीमेल के पास जा रहा है, ना कि दूसरी फीमेल के पास जा रहा है। यानी कि दूसरे फ्लावर के फीमेल के पास अगर जाता तो क्रॉस पॉलिनेशन होता, अपने के पास ही जा रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि अपने ही रूम में है, अपने ही घर में है, यानी अपने फ्लावर में, अपने प्लांट में है, तो दूसरों के पास जाता तो उसकी भी कुछ, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाती, तो उससे क्या होता? वेरिएशन बढ़ता, विविधता बढ़ती।
प्लांट के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्रॉस पॉलिनेशन अकर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सारे ही सही हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिक वेरिएशन को प्रमोट नहीं करेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म, ठीक, एंड एग टू फॉर्म अ zygote. Yes, this is male gamete, this is female gamete, and they both produce a zygote which forms the embryo, fetus, baby. Okay, implantation occurs in the fallopian tube. Wrong. Fertilization occurs in the fallopian tube. निषेचन जो है वो होता है आपका जो डिंबवाही है उसमें, फेलोपियन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस में, ठीक। दूसरा गलत। जस्टेशन इज द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ द, अब ये सही होना भी पड़ेगा अगर दूसरा गलत है तो, ठीक है। देन है फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड जहाँ पूरा बेबी डेवलप होता है, 9 मंथ्स का वो है ना पीरियड होता है। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, यस, तभी एक्सटर्नल है वो। विविपैरस एनिमल्स ले एग्स आउटसाइड द बॉडी। नाउ दिस इज रॉन्ग, बिकॉज जो एग्स होते हैं एग्स ओ शेप के होते हैं, तो ओवीपैरस बोलते हैं, ओवीपैरस, ठीक है। ओवोवीपैरस क्या होते हैं? जहाँ पे एग्स तो होते हैं लेकिन इनसाइड द बॉडी होते हैं, वो ओवोवीपैरस होते हैं। विविपैरस होते हैं गिव बर्थ टू, जो यंग वंस होते हैं उनको सीधा लाइव बर्थ देते हैं, यानी कि मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, सिंपल, ठीक है, दूध पिलाते हैं ऐसा। पार्थेनोजेनेसिस इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग, यस, 1 and 3 ऑप्शन नंबर ए। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या थे? जो सीडलेस फ्रूट थे। ऑलराइट, तो डन विद द क्वेश्चंस। नाउ स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम पहले पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे कि हम लोग जो खाना खाते हैं किस किस तरह से हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है, पाचन करती है उसका। चलो, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, यानी पाचन भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया है ताकि शरीर पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके और उनका उपयोग कर सके, ताकि जो हम जैसे जो खाना खाते हैं अब उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी ले लेगी और टॉक्सिन्स को हटा देगी, ठीक। तो जो इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने का जो पूरा प्रोसेस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस कहलाता है। लेकिन वो इतना ब्रेकडाउन, इतना बड़े लेवल से बड़ा, छोटा, छोटा और छोटा और छोटा, इतना माइन्यूट तक जाता है कि उसको हमें सर्टेन पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता है, ठीक। हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है मुंह में खाना रखते ही वो स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा चार्ट है कि कहाँ कहाँ पे खाना जाता है, किस तरीके से पचता है। तो माउथ है, पैनक्रियाज है, ईसोफेगस है, ये वो जगह नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे खाना जाता ही है, लेकिन ये सब के बारे में हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में, मतलब इस पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कि इन्वॉल्व है डाइजेस्टिव सिस्टम में। मेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के मुख्य अंग। पहला माउथ, यानी ओरल कैविटी या बकल कैविटी, मुंह में खाना रखते ही, जैसे मैंने आपको बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे आपने खाना रखा तो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो गया। डाइजेशन स्टार्ट्स है, टीथ च्यू द फूड, मैकेनिकल डाइजेशन। पहला तो ये हुआ कि जो हमारे दांत हैं उन्होंने, जैसे हमने टुकड़ा रखा तो उसको पहले क्या किया, उसको चबाया। हम टीथ चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर अलग से नहीं होगा, आखिरी क्लास में देखेंगे उसको, कि जो टीथ होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि जो आगे के होते हैं वो बाइट करेंगे, है ना, बाइट देते हैं वो कोई भी चीज़। जैसे आप मान लो किसी भी चीज़ की, केक है तो केक की बाइट लोगे तो अंदर वालों से तो लोगे नहीं, सामने वालों से लोगे, ठीक है। बाइट आजकल काफ़ी तरह की होती हैं, एक और स्पेशल तरीके की बाइट होती है, ठीक है, जिसमें कि दाग दिया जाता है, पर खैर छोड़ो। तो बाइट जो है वो शुरू वाले, आगे वाले दांतों से ली जाती है, और जो अंदर के होते हैं उनसे च्यूइंग होती है, चबाया जाता है। अब मैं जानबूझ के मोलर, प्री मोलर्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी पढ़ा नहीं हमने, ठीक। तो वो क्या करेगा, उसको ग्राइंड करेगा। कौन? जो अंदर के हमारे दांत होते हैं जिनको मोलर्स बोलते हैं, प्री मोलर्स हैं, वो ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड क्यों करेंगे? और आपने सुना भी होगा कि, एक सेकंड रुकना,
और आपने सुना भी होगा, ये कहा जाता है कि खाने को 32 बार चबाना चाहिए। जितने आपके दांत हैं 32, तो 32 बार खाना चबाना चाहिए। खाना चबाने के पीछे का कारण यही है, पहला कारण कि वो ब्रेक हो जाए, पूरा जितना ब्रेक हो सकता है, एकदम लिक्विड टाइप हो जाए वो, कि उस सो दैट कि हमारे जो अंदर अभी आगे हम जहाँ पे खाना जाएगा, जैसे स्टमक और बाकी जगहों में, उनको कम करना पड़े और खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। तो जिनका खाना आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है तो उनको पूरा च्यू करना चाहिए खाने को, पहला कारण होता है। दूसरा कारण होता है मुंह में ही सलाइवा निकलता है। यहाँ पे ग्लैंड होते हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं सेलिवरी ग्लैंड, और ये सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती हैं, जिसको आप सिंपल टर्म में थूक बोल सकते हो, ठीक है। तो वो थूक एक्चुअल में थूक इतना नॉर्मल नहीं होता है, उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च को, ये इसको जिसको हम सलाइवरी एमाइलेस बोलते हैं, ये एमाइलेस क्या करता है स्टार्च को, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक करता है। अभी फोटोसिंथेसिस पढ़ा नहीं है, लेकिन अब ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया ही था कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो स्टार्च के रूप में अपने खाने को स्टोर करते हैं। ये स्टार्च जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसको सिंपल में ब्रेक करने का जो काम है वो हमारा सेलिवरी एमाइलेस करता है। तो जितना ज़्यादा हम खाने को चबाएंगे तो उतना ही ज़्यादा उसमें सलाइवा लगेगा, और उतना ही ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में टूटेगा। यही कारण है कि क्यों बोला जाता है कि टीवी देखते वक्त खाना मत खाओ। क्यों? क्योंकि फिर आपके सेलिवरी ग्लैंड्स प्रॉपरली एक्टिवेटेड नहीं रहेंगे, बिकॉज मसल, जैसे कि अगर कोई जिम जाता है तो आपने सुना होगा कि भाई मसल माइंड कनेक्शन होता है ना। मसल माइंड कनेक्शन का भी भाई जहाँ पे एक्सरसाइज करो उस पर फोकस करो, फोकस करके करो तो ज़्यादा सही से होगा। उसी तरीके से खाना खाओ, तो खाना खाते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस खाने के निवाले पे फोकस करो। पता है दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। फिजियोलॉजिकली क्यों? क्योंकि जैसे आप जब खाना मुंह में आपने रखा, आप चबा रहे हो उसको, तो अगर आपका फोकस है वहाँ पे, तो आपके जो सलिवरी ग्लैंड्स है वो प्रॉपर तरीके से सलाइवा को रिलीज़ करेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सलाइवा को रिलीज़ करेंगे, पहला। और दूसरा, अगर आप फोकस करोगे ना, साइकोलॉजिकल कैसे, बहुत लोग बोलते हैं कि सर ना हम ख्वाबों में खो जाते हैं, है ना, हम बहुत ज़्यादा ब्रेन फॉग हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। तो उन लोगों के लिए वैसे सबके लिए बेस्ट है, बोला जाता है कि जो भी काम करो उस पर फुल उसी टाइम पे रहो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रहा हूँ, तो अभी मैं फुल प्रेजेंट मोमेंट 100% कैसे हो सकता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिप्स मैच कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मिल रहे हैं, तो उस पर मैं उसको लेके माइंडफुल हूँ। जब मैं लिख रहा हूँ तो मेरा जो हाथ जहाँ टच हो रहा है उसको लेके माइंडफुल हूँ। तो उसी तरीके से जब आप खाना खा रहे हैं तो पूरा एक एक, ठीक है, एक एक बाइट का आपको फील आ रहा है, एक एक बाइट को लेके आप पूरा माइंडफुल हैं कि किस तरीके से आपने अपने मुंह में रखा खाना, ठीक है, वो निवाला किस तरीके से वो अंदर गया, ठीक है। वो पूरा अगर आप प्रोसेस वो करोगे ना, यू विल फाइंड कि खाना उस दिन आपका बेहतर डाइजेस्ट होगा। आज एक चीज़ ट्राई करके देख लीजिएगा कि एक एक निवाले को अच्छे से उसको फील करिएगा, मतलब कि और कहीं ध्यान ना हो आपका, सिर्फ आप खाने के बारे में, सिर्फ निवाले के बारे में ही पूरा देख रहे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं किस तरीके से आप उसको चबा रहे हैं और किस तरीके से वो आपके बॉडी में अंदर पेट में जा रहा है और किस तरीके से वो डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब वो डाइजेस्ट होने दीजिए उसको, फिर अगले वाले निवाले पे फोकस करिए, तो उससे आपका खाना बहुत ही बेहतर तरीके से डाइजेस्ट होगा। एक सेकंड रुकिएगा। प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि खाना आपको चबा चबा के खाना चाहिए। तो इससे दो फायदे हैं, आपका खाना भी जल्दी डाइजेस्ट होगा, पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा, और साइकोलॉजिकल। आई नो कि कुछ लोग हाँ ठीक है आगे बढ़ो ज्ञान दे रहे हो, भाई ज्ञान देना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए ज्ञान देता हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें लगता है कि इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो सकती है। बिकॉज आज के टाइम पे जहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग है, ठीक है, इन चीज़ों पे कोई बात नहीं करता, इसलिए बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप इस चीज़ को करिएगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पर पूरा डाइजेशन, और इसी वजह से, ठीक है, जब भी खाना आता है तो हमारी लार ग्रंथियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, राइट। मतलब इसमें भी एक पूरा, मैं उस पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, साइकोलॉजी अगर किसी ने पढ़ी होगी तो एक एक्सपेरिमेंट आपने ज़रूर सुना होगा, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है किन्होंने किया था, दो लोगों ने, एग्जैक्टली मैं नाम तो नहीं रिकॉल करवा रहा हूँ, कि वो अगर आप किसी ने पढ़ी होगी साइकोलॉजिस्ट को पता होगा ना, कुत्ते को घंटी बजाई जाती है, घंटी सेम टाइम पे बजाई जाती है, तो उसके जो है सलिवरी ग्लैंड्स उसी टाइम पे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो खैर
ये होता है हमारा बकल कैविटी में, जहाँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल में ब्रेक करता है कौन, सलाइवा। सलाइवा में होता है सेलेवरी एमाइलेज, और उनका भी रोल होता है, जो हमारे टीथ होते हैं च्यूइंग ग्राइंडिंग में इनका काम होता है, वो ब्रेक करते हैं उसको, ठीक है। जैसे अचार होता है, तो अचार का क्या यूज़ होता है, अचार से आपके सेलेवरी ग्लैंड एक्चुअल में एक्टिवेट होते हैं, है ना। खैर, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, अब यहाँ पे खाना पूरा मुंह में चबाने के बाद अच्छे से आपने कहा, अब जो जल्दी जल्दी डालते रहते हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, फिर एसिड रिफ्लक्स होता है। खैर, तो ये खाना आता है, यहाँ पर एक पार्ट होता है फेरिंग्स करके, बहुत छोटा सा, जैसे जब खाना मुंह में रखा, मुंह से जब हल्का सा थोड़ा सा अंदर जाओगे आपका आ जाएगा फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद आती है मेन, जिसको बोलते हैं ग्रास नली, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ईसोफेगस, हिंदी में ग्रास नली। 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जैसे जो हम स्केल नहीं यूज़ करते थे स्कूल में 25 सेंटीमीटर की, उतनी लंबी होती है। ये ईसोफेगस जो है क्या करता है, खाने को स्टमक तक लेके जाता है, पेट तक लेके जाता है। यानी कि यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई पाचन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कैरियर के तौर पे ऐड कर रहा है, यानी कैरी करके ले जाएगा, जो भोजन का टुकड़ा है उसको कैरी करके कहाँ पे लेके जाएगा, स्टमक के पास, थ्रू अ मूवमेंट नोन एज पेरिस्टालसिस। ये एक वेव लाइक मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये खाना है, ठीक है। अब खाने में यहाँ पे कोई प्रेशर तो लगा नहीं है, या फिर आप इतना माइंडफुल होके तो खाते नहीं कि ये अंदर गया, ये और अंदर गया, ये लैंड कर गया स्टमक में, चलो भैया लैंड कर गया, चलो दूसरा नहीं वाला लाओ, ऐसा तो होता नहीं है। डालते डालते वो अपने हिसाब से उसको नीचे, अब तुमको लगेगा कि किसे ना ग्रेविटी की वजह से चला जाता होगा, ग्रेविटी की वजह से नहीं चला जाता, वो पेरिस्टालसिस मेनली मूवमेंट होता है। क्योंकि अगर आप उल्टा भी, मैं अगर आपको उल्टा टांग दूँ ना, मैं आपको उल्टा टांग दूँ और फिर खाना खिलाऊँ, तो भी वो पेट में ही जाएगा, ऐसे नहीं कि वो जा ही नहीं पाएगा। उल्टा टांग जाएगा तो आपके मुंह से फिर बाहर निकल आएगा, नहीं, जाएगा फिर भी वो पेट में ही। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ग्रेविटी होती तो उल्टा टांगने पे तो फिर आपके वो पेट में जाना ही नहीं चाहिए था, तो इसमें पेरिस्टालसिस होता है। यानी इसमें इस तरीके की यहाँ पे टिश्यूज़ होते हैं। यहाँ पे कौन से जो सॉफ्ट लाइनिंग होती है इसोफेगस में से, कौन से टिश्यूज़ होते हैं बताइए जल्दी से। तो ये खाना उस तरीके से वेव लाइक मूवमेंट, इस तरीके से वो अपना दबता चला जाता है इसोफेगस और नीचे पहुँचा देता है। तो यहाँ पर होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़, कहाँ पे, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ और इसोफेगस में, ठीक है। तो जो क्रमाकुंचन गति है उसके माध्यम से भोजन को आमाशय की ओर धकेलती है वो। अब आते हैं पेट में। पेट में क्या होता है, पेट में खाना लैंड कर गया। जैसे लैंड करता है, ये पहली बात तो जो पेट है जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जे शेप है इसका। तो यहाँ पे क्या होता है, पेट में हमारा सबसे पहले तो एक रिलीज़ होता है एसिड, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसका काम ये होता है कि जो खाना इसने खाया है, क्योंकि तो ये लापरवाह है, हो सकता है इसने हाथ ना धुले हो सकता है कोई स्ट्रीट फूड खा लिया हो सकता है कि कुछ गिर गया उसको उठा खा लिया हो, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। पहले उन बैक्टीरिया को मारना ज़रूरी है, तब आगे का प्रोसीजर, यानी कि पहले इसका साफ़ सफाई कर दो जो लेके आया है, फिर आगे का काम शुरू करते हैं। तो ये जर्म्स को मारता है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो आगे के हमारे एंजाइम्स हैं, जो आगे के जो एंजाइम्स हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, तो ये जो पेप्सिन है क्या करता है ना, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है। क्योंकि सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है, तो ये HCl की जो सेक्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर HCl सेक्रेट नहीं होगा, अगर HCl मीडियम का एसिडिक नहीं बनाएगा पेट के अंदर, तो पेप्सिन तो काम कर ही नहीं पाएगा। तो HCl के दो काम हुए, जर्म्स को मारना, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारना, और मीडियम का एसिडिक बनाना, सो दैट कि जो पेप्सिन है वो अपना काम कर सके, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो अब आपके मन में ये भी हो सकता है डाउट आया अगेन कि फिर हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, ऐसा खाना, टॉक्सिक खाना खाने से क्यों HCl सबको नहीं मार देता। तो भाई तुम कुछ भी जहर पी जाओगे, ऐसा तो है नहीं कि वो सबको मार देगा, ठीक है। एक लिमिटेशन होती है हर चीज़ की, तो बस वही है जो मैंने आपको WBC पढ़ाते कुछ बताया था। अब ये आप समझ के चलो कि जो HCl इसका जो pH वैल्यू होता है, जो पूरा गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं, 1.6 इज़ हाईली एसिडिक। अभी हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो वहाँ पर केमिस्ट्री में pH पढ़ते हैं, लेकिन आप ऐसे समझ के चलो कि 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब पानी हमारा। इससे अब और ठीक है, और ये लाइन शुरू होती है 0 से और जाती है 14 तक, ठीक है। तो अब समझ लो इसके ये पहले जो आते हैं जितने भी नंबर्स, तो वो सब एसिडिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो समझ लो 1.6 कितना एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक होगा, ठीक। अब स्टमक के बाद यहाँ पर लगी होती हैं स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स क्या करेंगी, खाने को आगे भेज देंगी अब। और पहले एक बात और कि ये जो पूरा ये खाना है पड़ा हुआ है, इसको काइम कहते हैं।
क्या कहते हैं, काइम। तो काइम क्या चीज़ होती है, जो हमने खाना खाया प्लस उसमें HCl पेप्सिन जो सब कुछ मिल गया वो काइम है। तो क्योंकि मीडियम इतना ज़्यादा एसिडिक है और हमारा पेट बड़ा सॉफ्ट होता है, तो फिर इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, क्योंकि आप देखो तो जैसे कि काफ़ी एसिड, आपको पता है ना, एसिड अटैक होते हैं जो कुछ निहायत, जिनके लिए मैं गंदे शब्द का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता हूँ, कुछ लोग को बुरा लग जाता है, लेकिन होते हैं ना कि एसिड अटैक कर देना, है ना, किसी ने ना बोल दिया, वो सारी जो चीज़ें आप सुनते रहते हैं, तो पूरा चेहरा जल जाता है, बहुत मतलब बहुत हार्मफुल होता है एसिड। तो फिर हमारी सॉफ्ट लाइनिंग जो है ये कैसे नहीं डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि ये तो बहुत एसिडिक है HCl। तो ये म्यूकस करके एक मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट करती है स्टमक की डेलिकेट लाइनिंग को, यानी कि जो हमारा पेट है उसकी जो बहुत ही नाजुक परत है उसकी रक्षा करने का काम करता है म्यूकस। इसके बाद अब खाना जाएगा हमारा किसके पास, स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू जाएगा अगले पोर्शन पे, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इट अलाउज फूड टू पास फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो काइम आप समझिए क्या है, स्टमक है, ये ईसोफेगस डायरेक्टली खाना यहाँ पर पहुँचाता है पेरिस्टाल्सिस के थ्रू, और ये आपकी हैं पायरोलिक इंस्फिंक्टर, ये जो लगे हुए हैं, ये इंस्फिक्टर क्या करेंगे, आगे पास ऑन कर देंगे कहाँ पे, छोटी आंत में। तो ये जो नीला नीला आप देख रहे हो ये है छोटी आंत, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो एकदम गुच्छे के रूप में बहुत ही ज़्यादा, देख रहे हो कितनी ज़्यादा कॉइल्ड है, कितनी ज़्यादा घूमी, एकदम ऐसा लग रहा है कि कॉइल्ड करके पैक किया गया है। तो बहुत लंबी होती है ये, लगभग 7 से 8 मीटर आप मान के चलो, अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर्स लंबी होती है। और हमारे पेट में अगर आप देखोगे तो ईसोफेगस सिर्फ 25 सेंटीमीटर थी। तो पूरे जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें सबसे लंबा अगर कोई है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। और सबसे लंबा है तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन भी यहीं पे ही होता है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डुओडेनम, जेजिनम एंड इलियम। जो इसका शुरुआती भाग होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज डुओडेनम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआती भाग है वो डुओडेनम, फिर अगला वाला जेजिनम, और उससे अगला वाला आखिरी वाला इलियम। ठीक, तो ये सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन भी यहीं पे होगा। 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजिनम, इलियम। ओके, डाइजेस्टिव जूसेस रिसीव्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम लिवर। होता क्या है, जैसे अभी हमने देखा कि किस तरीके से ईसोफेगस था, स्टमक में आया खाना, उसने खुद का HCl रिलीज़ किया, उसने पेप्सिन रिलीज़ कर दिया। अब ये कहाँ गया, ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो इस तरीके से कॉइल्ड है, इसमें है क्या, इसके खुद का कोई जूस नहीं होता है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन यहीं पे होता है, लेकिन इसका खुद का कोई जूस नहीं होता है, खुद का कोई एंजाइम नहीं होता है। ये लेता है किससे, लीवर से और पैनक्रियास से, यकृत से और अग्नाशय से। लिवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड है ये, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये जो लिवर है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना है आपको, लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं है। अगर आपसे पूछ लेगा लार्जेस्ट ऑर्गन तो आंसर क्या हो जाएगा, किसी को मालूम है लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है हमारी बॉडी का? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड वो पैनक्रियाज है। ऑर्गन अगर पूछ लेगा तो स्किन है। ठीक, खैर, तो ये होता क्या है कि जो लिवर है ना, ये बाइल जूस देता है इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, वहाँ फेंक के मारता है कि ये लो हमारी तरफ से बाइल जूस है। लेकिन ये बाइल जूस लिवर खुद स्टोर करके नहीं रखता है, पित्त की थैली होती, गॉल ब्लैडर होता है, जो कि लिवर बाद में इसको, ये गॉल ब्लैडर ने स्टोर करके रखा हुआ है, लिवर इसको रिलीज करवाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बाइल इज नॉट एन एंजाइम बट प्लेज अ क्रूशियल सपोर्टिंग रोल इन डाइजेशन। क्या बाइल का रोल होता है, पित्त के का क्या कार्य होता है, ये अल्कलाइन बनाता है नेचर, जो हमारा खाना है। देखो होता क्या है अभी खाना पेट से आ रहा है, पेट में HCl निकला था, तो कैसा कैसा होगा वो खाना, खाना ना बोल के मैं काइम बोलूँ, काइम, CHYME, जो मैंने बताया खाना, और उसमें जो जूसेस मिले हुए हैं, वो काइम बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अब उसको बनाएगा ये बेसिक। अब बेसिक ही क्यों बनाएगा, क्योंकि अब आगे के जो एंजाइम्स है वो बेसिक में काम कर पाएंगे, तो इसलिए उसको बेसिक बनाने का काम बाइल करेगा। ठीक है, इट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक फूड बिफोर इट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब स्मॉल छोटी आंत में आएगा तो न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि पहले से एसिडिक था, अब ये बेसिक है। कितना बेसिक होता है ये, कितना बेसिक होता है, तो लगभग आप मान लो कि 8 के अराउंड इसका pH वैल्यू होता है, 8 के अराउंड। दिस क्रिएट्स अ फेवरेबल pH फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। यानी आगे के जो एंजाइम्स है जो हम पढ़ेंगे, जो पैनक्रियाज रिलीज करेगा, उसके काम करने में ये फेवरेबल होता है कि मीडियम एल्कलाइन हो। एल्कलाइन का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा क्षारीय हो, pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो। मीडियम एसिडिक, सॉरी, जिस तरीके से हमारा HCl था वो सिर्फ मीडियम को एसिडिक नहीं बना रहा था,
वो और क्या कर रहा था, वो बैक्टीरियाज को ब्रेक कर रहा था। उसी तरीके से ये सिर्फ बाइल मीडियम सिर्फ बेसिक नहीं बना रहा है, एक और काम कर रहा है, ये बड़े बड़े जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, यानी कि जो वसा के बड़े कण हैं, उनको छोटे कणों में यानी कि स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, जहां बड़े जो फैट के ड्रॉपलेट हैं वो छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट में टूटते हैं और वो फर्दर स्मॉलर फैट के ड्रॉपलेट्स में टूटते हैं, वो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, जहां बड़े फैट के ड्रॉपलेट छोटे फैट के ड्रॉपलेट में टूटते हैं। और इसको एंजाम कौन देता है, बाइल एंजाम देता है इसको। काम खत्म हो गया बाइल का। तो बाइल किसने सेक्रीट किया था, लिवर ने। स्टोर्ड कहाँ पे था, गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में। अभी आगे आई थिंक बना होगा कहीं पे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, पित्त की थैली में। ओके, तो पित्त की थैली अभी देखेंगे जहाँ पे स्टोर करके रखता है लिवर किसको, ये जो बाइल जूस होता है। और जो गॉल ब्लैडर होता है, जो पित्त की थैली होती है, अब ऐसे समझ लो जो हमारी उंगली होती है, जो पहली वाली उंगली, बस इतना ही साइज़ का होता है। जितनी उंगली साइज़ है हमारी पहली वाली उंगली, तो उतना ही बस साइज़ होता है। आप समझो इतने में ही पूरा जो जूस है वो सारा काम करता होगा। और काफ़ी लोगों का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी होता है जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। स्टोन तब हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, और वो जो एसिड है, जो बाइल जूस है, वो धीरे धीरे वो क्या है कि वॉल्स में चपकने लगता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, और जिसकी वजह से फिर क्या कर होता है ऑपरेशन में, उस गॉल ब्लैडर को पूरी तरीके से काट के रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो फिर बात ये आती है कि उनका बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, तो फिर स्टोर नहीं होता है, लिवर सीधा सेक्रीट करता है। तो फिर बाद में प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा सा डाइजेस्टिव इश्यूज़ लोगों को होते हैं अगर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है। तो इसीलिए डॉक्टर कुछ दिशा निर्देश भी देता है कि किस तरीके से कितना नहीं खाना है, कितना खाना है, और खाने के बाद क्या करना है, सो दैट कि ज़्यादा इश्यूज़ ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर कोई ऑर्गन हटाया गया है तो कुछ ना कुछ तो फंक्शनिंग में इशू आएगा। ठीक है, अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन नहीं सॉरी पैनक्रियाज पे। ठीक है, तो पैनक्रियाज हैं ये आप जो देख पा रहे हैं, ये शेप के हैं कुछ। ठीक है, पैनक्रियाज जैसे मधुमक्खी का छत्ता टाइप नहीं होता, वैसा टाइप। तो पैनक्रियाज क्या करते हैं, ये अपने एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। अब इस पैनक्रियाटिक जूस में एमाइलेज भी होगा, लाइपेज भी होगा, ट्रिप्सिन भी होगा। जैसे सलाइवरी एमाइलेज था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में तोड़ रहा था, तो ये एमाइलेज इनका भी होता है जो थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। लेकिन मेन जो काम है वो लाइपेज और ट्रिप्सिन का है। लाइपेज फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है, फैट फैटी एसिड में टूटता है। तो फैट को अभी हमने देखा था उसके जो बड़े बड़े कण हैं उनको छोटों में तब्दील किया था। अभी वो फैटी एसिड नहीं बना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है कि उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। वो काम फर्दर लाइपेज करेगा। कौन, लाइपेज। ठीक है, बाइल ने तो बड़े बड़े फैट के जो कण थे उनको छोटों में तोड़ दिया था, फैटी एसिड नहीं बनाया था। ट्रिप्सिन, ये कुछ कुछ पेप्सिन की तरह साउंड नहीं हो रहा है, बिल्कुल। तो सिमिलर साउंड है तो सिमिलर काम भी होगा, ये भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करने का इसका काम है। लेकिन दिक्कत ये मतलब उनमें डिफरेंस ये है कि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है और ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में काम करता है, यानी कि ये क्षारीय माध्यम में काम करेगा। अब याद कैसे रख सकते हैं, जब हम पेप्सी पीते हैं तो हमारे मुंह थोड़ा सा खट्टा सा हो जाता है पेप्सी पीने पे, तो पेप्सिन एसिडिक, ट्रिप्सिन बेसिक। ओके, डन। अब ये खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। चिंता मत करो, मैं समराइज भी कर दूंगा आगे। ठीक, बड़ी आंत में सबसे पहला ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सीकम। सीकम बोलते हैं इसको। यहाँ पे सीकम में जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है, एंड इट कनेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन टू दी कोलॉन। लेंथ बड़ी आंत की 1.5 मीटर होती है, छोटी आंत की कितनी थी, लगभग 7 मीटर थी छोटी आंत की, और इसकी 1.5 मीटर है सिर्फ। तो इसको बड़ी आंत क्यों बोलते हैं, फिर बड़ा उसको बोलना चाहिए। देखो, बड़ा साइज से बड़ा होता है, लेंथ तो उसी, लंबाई तो उसी की है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की। बड़ा हमने इसलिए बोला क्योंकि साइज में बड़ा है। देखो कितना बड़ा है, नहीं बड़ा लग रहा है, कितनी बड़ी सी, और वो कितनी छोटी छोटी सी थी, देख रहे हो, छोटी छोटी सुपरली बहुत ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड थी। ये बड़ी है, बड़ी है लेकिन लंबी नहीं है। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब वाटर, पानी एब्जॉर्ब करना। ऐसा नहीं कि पानी अभी तक एब्जॉर्ब हुआ नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन जो रिमेनिंग वाटर एब्जॉर्प्शन है वो सब यहाँ पर हो जाएगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम दी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिडिफाइंग इनटू अ फीसेस फॉर एलिमिनेशन। तो यहीं पे फीसेस बन जाता है और वो जो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट के तौर पर हमारी बॉडी से। तो लार्ज इंटेस्टाइन कंप्राइजेज ऑफ मेनली सीकम एंड कोलॉन। कोलॉन को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन उतना हमें डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। यही जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, यहीं पे रहते हैं आपके कौन, यहीं पे रहते हैं गुड बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया। अगेन मैंने क्या बताया था आपको पहली लेक्चर में कि वी आर मोर बैक्टीरिया दैन ह्यूमन।
हम बैक्टीरिया ज़्यादा हैं ह्यूमन से। क्यों? हमारे अंदर बैक्टीरियल सेल्स ज़्यादा हैं ह्यूमन सेल्स से, और वो जो ज़्यादातर बैक्टीरिया हैं आपके वो यहीं रहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, गुड बैक्टीरिया। ये गुड बैक्टीरिया इतने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए कि ये बहुत सारे रोल्स परफॉर्म करते हैं आपके, चाहे वो स्किन हो, हेयर्स हो, नेल्स हो, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि चाहे विटामिन के हो, चाहे वो बायोटिन हो, चाहे वो विटामिन B12 हो, ये सब सिंथेसाइज करने का काम यही गुड बैक्टीरिया करते हैं, और इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का मैंने आपको बताया, तो ये जितने अच्छे रहेंगे, ये जितने ज़्यादा खुश रहेंगे गुड बैक्टीरिया, आप उतने खुश रहेंगे, क्योंकि आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो कि आपके गट में बैठा हुआ है, जो कि आपके गट ब्रेन एक्सिस को मैनेज करता है, जिसका गट ब्रेन एक्सिस का मतलब है गट और ब्रेन हमारा लिंक्ड है, तो क्योंकि गट और ब्रेन लिंक्ड है हमारा, तो अगर बैक्टीरिया अच्छे होंगे, हमारे खुश होंगे, तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम हमारा अच्छा होगा। एंटेरिक नर्वस सिस्टम देन अच्छा सिग्नल भेजेगा किसको? हमारे ब्रेन को, क्योंकि वो हमारे वेगस नर्व से कनेक्टेड है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर हमारे ब्रेन से। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बैक्टीरिया का मतलब गंदे नहीं होते, गंदे बैक्टीरिया भी होते हैं। गंदे बैक्टीरिया में जैसे कि ई कोलाई, ये बैक्टीरिया पाया गया था आपका जो इंदौर में पानी मिला। अभी अमूल के जो दही है उसमें ये एक गंदा बैक्टीरिया मिला जिसको बोलते हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। सैल्मोनेला जब MDH के कुछ सैंपल्स थे वहाँ पे US में मिला था, तो उन लोगों ने पूरा सैंपल भेज दिया था। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बैड बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या बैड बैक्टीरिया करते हैं? हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग को खाना शुरू कर देते हैं। जब इंटेस्टाइन लाइनिंग को खाना शुरू करते हैं तो उससे लीकी गट का प्रॉब्लम हो जाता है। लीकी गट में क्या होता है कि वैसे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ये ब्लड को भेज देता है, क्योंकि कैपिलरीज कनेक्टेड होती हैं उससे, यानी कि छोटी छोटी नसें ऐसे समझ लो कनेक्टेड होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो ब्लड को दे देती हैं, ब्लड सेल तक पहुंचा देता है, हर एक कोशिका तक पहुंचा देता है उसको एनर्जी। ठीक है, वो खाना एनर्जी फिर कैसे बनेगी अभी आगे देखेंगे। अब अगर गट लीक कर जाएगा ना, तो जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो भी ब्लड में चले जाएंगे और उससे बहुत इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ख़राब होता है और भी बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं लीकी गट में। तो ये जो गुड बैक्टीरिया हैं ये अच्छे हैं, लेकिन ये जो बैड बैक्टीरिया हैं ये बहुत बेकार है हमारे लिए। गुड बैक्टीरिया कैसे बढ़ते हैं मैंने आपको बताया, अब घटते कैसे हैं गुड बैक्टीरिया भी समझ लो। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाना, बात बात पे टैबलेट ले लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहना, प्रोसेस्ड फूड खाना, अल्कोहल कंजम्पशन करना, सिगरेट, ये सब गुड बैक्टीरिया की स्ट्रेंथ को कम करता है, घटाता है। जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इनका खाना होता है। खाना में डाइजेस्ट मतलब पूरा चबा के खाना चाहिए, सो दैट पेट को काम करना पड़े तो कम, लेकिन जो चीज़ें होती हैं जैसे कि अमरूद हो गया तो उसके बीज हो गए, या फिर अनार हो गया उसके बीज हो गए। ठीक है, तो हम जूस तो पी लेते हैं, ठीक है, अनार का, लेकिन अनार को अगर पूरा बीज सहित खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, तो आपके ये जो बीज हैं ये ना तो स्टमक में डाइजेस्ट होंगे, ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होंगे, सीधा पहुंचेंगे आपके लार्ज इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरिया के पास। फिर गुड बैक्टीरिया खाना बनेंगे और उनका खाना बनेंगे, वो अच्छे रहेंगे, तो आपका ओवरऑल जो गट हेल्थ है वो प्रॉपर रहेगा, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका एंट्रिक नर्वस सिस्टम फिर अच्छा होगा, एंड देन आपका मूड भी अच्छा होगा, सेरोटोनिन भी अच्छे से रिलीज होगा, मेलाटोनिन भी बनेगा, मेलाटोनिन बनेगा तो स्लीप अच्छी आएगी आपको। समझे आप? जितने ज़्यादा डाइवर्स आप फूड, डाइवर्स आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा सकते हैं। डाइवर्सिटी में मतलब है अलग अलग तरीके के, अलग अलग कलर के। कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कलर में जो एंथोसाइनिन होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलराइट। तो सब तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेस का क्या करें? सफ़र परमार को ज्वाइन करें। कितने लोग पोर्टल का यूज़ कर रहे हैं जो सफ़र परमार है उसका? फिर तो मेरा गुड बैक्टीरिया सही है। अच्छा, मैं तो पूरा खा जाता हूँ अनार को। डू अल्कोहल एंड वाइन एंड अदर स्टेप्स वर्क सेम इन आ बॉडी? सेम इन आ बॉडी, सिमिलर बोल सकते हैं, सेम तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, स्प्राउट्स में ई कोलाई होता है क्या? स्प्राउट भाई, ई कोलाई गंदा बैक्टीरिया होता है, वो किसी भी फूड में जनरली जो फर्मेंटेड फूड वगैरह होते हैं उनमें होने के चांसेस, या फिर जो गंदा पानी वगैरह होता है उनमें होते हैं वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लिवर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, अभी थोड़ा और देख लो लिवर के बारे में। किसकी स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं? हिमैटोलॉजी ध्यान रखना, ब्लड की स्टडी को बोलते हैं। हीम नाम का कंपाउंड आरबीसी में होता है कि नहीं होता है? हीम, तो हीम से रिकॉल करो जिसमें आयरन होता है विच इज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो जो हिमाटोलॉजी होती है, दिस इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड, ये ब्लड की स्टडी को बोलते हैं। द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में लोकेटेड होता है ये। ठीक है, जो हमारा एब्डोमेन उसके राइट साइड में लोकेटेड है, एंड इज़ डार्क रेड ब्राउन इन कलर। कैसा है? एकदम डार्क है और रेड ब्राउन है कलर में। ठीक है, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा हिंदी वो है,
ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन परिवर्तित करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, और इसे संचित करता है। मेनली तो ये ध्यान रखें, हिपैटोलॉजी बोलते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड है, राइट साइड में लोकेटेड, डार्क रेड ब्राउन कलर का होता है, राइट साइड में लोकेटेड है, इसी वजह से थोड़ा सा इसको पोजीशन देने के लिए किडनी को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है अपने हिसाब से। तो यकृत के यहाँ पर ये कार्य लिखे हुए हैं, यकृत के क्या क्या कार्य हैं। तो इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन ही वो फॉर्म होती है जिस फॉर्म में खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। पेड़ पौधे स्टार्च के फॉर्म में डाइजेस्ट करते हैं और हम ह्यूमंस जो हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसको करते हैं, ठीक है। इसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस। अगर आपको याद हो तो कुछ हम लोगों ने इंसुलिन पढ़ा था, ग्लूकागॉन पढ़ा था, याद है? आज से सालों पहले की बात है, जब हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया था तो पढ़ा था इसके बारे में। नहीं, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यही करता है। ये अल्फा सेल्स करती हैं और ये बीटा सेल्स रिलीज होता है जो हमारे पैनक्रियाज होते हैं। तो इट कन्वर्ट्स अमीनो एसिड इनटू प्रोटीन, इट स्टोर्स ग्लाइकोजन इन लिवर सेल्स टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल्स, ओके। देन आते हैं इंपॉर्टेंट सेल्स क्या होती हैं लिवर की। तो इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं लिवर की जैसे कि क्यूपफर सेल्स। क्यूपफर कोशिकाएं स्टार शेप्ड फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। साइटो मतलब सेल हमारी, ठीक है। तो फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो कि हमें लाइनिंग ऑफ लिवर जो है सिनोसाइट्स में देखने को मिलता है। फंक्शन क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन दी ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, यानी कि ये लाल रक्त कोशिकाओं के विघटन में शामिल होती हैं। दे आर क्लीन पैथोजेंस एंड डेब्री फ्रॉम द फूड, ये रक्त के से रोगाणुओं और मलबे को साफ करती हैं, ठीक है। एंड क्यूपर सेल्स हैव रीजनरेटिव एबिलिटी, यानी कि अगर कुछ डैमेज होता है हमारे लिवर में तो ये उसको रीजनरेट करने की पावर रखती हैं। तो लिवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर आप कुछ डैमेज भी कर दोगे, कुछ काट वाट भी दोगे तो भी इसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। किसको फ़र्क पड़ता है, मेन जो फ़र्क पड़ता है वो हमारे लिवर को पड़ता है। और वो वाला जो एंगल है ना, दारू पीने का या फिर जहर लेने का, वो सब वो मैं आपको एक्सक्रीटरी वाले में पढ़ाऊंगा, किडनी वाले में, दोनों फिर लिंक्ड होंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी उस पर मत जाना, क्वेश्चन मत पूछना, मैं कल वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको वो, ठीक है। दारू पीने पे लिवर क्यों ख़राब होता है, वो सारी चीज़ें, ओके। तो ये चीज़ होती हैं क्यूपर सेल्स जिनसे लिवर बना है, स्टार शेड फैगोसाइटिक सेल्स हैं और ये रीजनरेटिव एबिलिटी रखती हैं, यानी कि खुद को रीजनरेट करने की पावर रखती हैं, ओके। अब इनकी सेल्स को क्या बोलेंगे, हिपैटोसाइट जो लिवर की हैं, मतलब जनरली हिपैटोसाइट होती हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं क्यूपर सेल्स लिवर में जो रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज़ रखती हैं, लेकिन नॉर्मली हिपैटोसाइट होती हैं। हिपैटो का मतलब होता है लिवर। द मेन पैरेनकाइमल सेल्स ऑफ द लिवर, ये यकृत की मुख्य पैरेनकाइमल कोशिकाएं हैं। परफॉर्म वेरियस सेलुलर फंक्शंस इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का चपाचय करना और रक्त का विशोधन करना, ठीक है। चलो अब आते हैं विलेय क्या होते हैं, ठीक। तो हमने एक चीज़ समझी, अगर आपने ऑब्जर्व करी हो कि लिवर और पैनक्रियाज ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अपना जूस दे रहे थे, खुद खाने को कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब यहाँ खाना गया नहीं था। खाना कहाँ गया था, पहले माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर हमारा स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेजर साइट ऑफ डाइजेशन है, जो पूरा पाचन होता है ज़्यादातर, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में होता है। अब डाइजेशन होने के बाद होता क्या है, तो होता ये है कि यहाँ से फिंगर लाइक, जैसे यहाँ पे आप देखो ना, ये जो दिख रहे हैं आपको स्ट्रक्चर्स, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो लाल लाल ये बाहर देख रहे हो, ये डार्क, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी इनर वॉल में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्प्शन हो सके। इनसे ये हरा लाल जो आप देख रहे हो, ये इस तरीके से ये पूरा कैपिलरी नेटवर्क कनेक्टेड है। ये जो कैपिलरी नेटवर्क है, इनको अपने न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, ये अपने न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। तो खून में, रक्त में न्यूट्रिएंट पहुंच गया। So villi या villi are finger-like projections found in the inner walls of the small intestine. They significantly increase the surface area of the intestine lining, enhancing the nutrient absorption, जिसको कि बोलते हैं assimilation। खाने को लेना एक चीज़ हो गई इंजेक्शन, लेकिन अब उसको एसिमुलेट भी तो करना है। खाने को जब हमने डाइजेस्ट कर लिया तो उसको एसिमुलेट करना है। जो हमने न्यूट्रिएंट्स निकाले हैं, जो हमने एकदम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो काम किया है, जो न्यूट्रिएंट्स निकालने का, अब वो किसको देना है, कैपिलरीज को। तो उसके लिए पहले सरफेस एरिया को, जैसे ये एक तो ये है, ठीक है, एक तो ये है, ठीक है, एक तो ये मैंने बोल दिया, एक तो ये है, ठीक। तो इससे क्या, अब मान लो मैंने इसमें इस तरीके से कुछ तो ऐसे कर दिया, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो इससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं हो गया। पहले ध्यान से देखो, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, पहले सिर्फ इतने में एब्जॉर्प्शन होता, अब इतने हिस्से में एब्जॉर्प्शन होगा, तो बढ़ नहीं गया ये, ठीक। अब आते हैं रेक्टम और एनस पे। तो खाना बड़ी आंत के बाद, बड़ी आंत में हमारा सबसे पहला सीकम होता है यहाँ पर, और आखिरी में ध्यान रखना होता है कोलॉन।
आखिरी में होता है कोलॉन। वैसे कोलॉन तो यहीं से शुरू हो जाता है, 3 पार्ट में होता है। कोलॉन का काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का, तो जितना भी पानी बच गया 9-10% उस पानी को एब्जॉर्ब करना खाने से, इसका काम होता है। अगर बॉडी में पानी की कमी है तो वो पानी आपका खाने से, उस निकलते हुए खाने से वो कोलन ले लेगा, COLON। कोलन क्या करेगा, तुरंत पानी खींच लेगा। इसीलिए अगर आप पानी ढंग से ना पियो तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर वो आपका जो फीसेस है ढंग से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आपको उसको निकालने में ना। तो रेक्टम स्टोर्स फीसेस, एनस इज द ओपनिंग थ्रू विच वेस्ट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी। तो रेक्टम स्टोर करता है, देन उसके बाद वो एक्सक्रीट हो जाता है, गुदा व छिद्र के माध्यम से अपशिष्ट शरीर से बाहर निकल जाता है। ऑलराइट, तो ये पूरा यहाँ पर डायग्राम है, चार्ट है कि खाना कहाँ कहाँ जाता है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। एक्चुअल में ये कुछ और नहीं बल्कि आपका आहार नली का ये चार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का चार्ट है। अब ये बात आती है एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, आहार नली क्या होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल बॉडी का वो पार्ट है जहाँ जहाँ खाना जाता है। तो खाना माउथ में रखते हैं, फिर फेरिंग्स में जाता है, फिर फूड पाइप में जाता है, फिर पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर रेक्टम में जाता है, फिर एनस में जाता है, गुदे में। लिवर और पैनक्रियाज में क्योंकि खाना नहीं जाता है तो इसलिए लिवर और पैनक्रियाज यानी कि जो यकृत और अग्नाशय हैं वो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नली का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पर सलेवरी अमाइलेज निकला था जिसने कॉम्प्लेक्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक किया था। इसका ऐसा कुछ था नहीं कि इसने कुछ किया हो, बस बीच में पड़ जाता है तो यहाँ से खाना यहाँ से भी जाता है, बस इतना काम है इसका। ठीक है, ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस जो फूड पाइप है एक्चुअल में ठीक है। तो ईसोफेगस जो फूड पाइप ये क्या कर रहा है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू खाने को स्टमक तक पहुंचा रहा है। स्टमक क्या कर रहा है, स्टमक HCl को रिलीज कर रहा है, मीडियम का एसिडिक बना रहा है, प्लस बैक्टीरिया वगैरह को मार रहा है। मीडियम एसिडिक इसलिए बना रहा है सो दैट पेप्सिन फंक्शन कर सके, जिसको काम होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। इसके बाद स्फिंक्टर मसल्स का यूज़ करके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है, छोटी आंत में खाना जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता होना चाहिए एक तो बाइल जूस का सेक्रेशन होता है, और किसका सेक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो पैनक्रियाटिक जूस है उसका सेक्रेशन होता है यहाँ पे। तो जो बाइल जूस है इसका काम क्या होता है, मीडियम को बेसिक बना देना, यानी कि जो एसिडिक काइम आ रहा है स्टमक से उसको न्यूट्रलाइज करके थोड़ा बेसिक बनाना, और फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ना छोटे में, जिसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बोलते हैं। पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस में मेनली आपका होता है एमाइलेज तो होता है ये जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करता है, लेकिन और क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। तो लाइपेज उस फैट को फैटी एसिड में तोड़ेगा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, वही प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में काम कर सकता है ऐसे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के सीका में पहुंचेगा, देन कोलम में, और देन रेक्टम। कोलन क्या करता है, कोलन कुछ नहीं वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विली बोलते हैं, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर दी फूड एब्जॉर्प्शन। अब थोड़ा सा 2 मिनट लेके समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन किस तरीके से प्लांट में होता है। वैसे थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं कि जो हमारी प्लांट की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। जो हमारी आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस कहलाती है, प्रोटेक्टिव लेयर हमारी प्लांट की स्किन होती है। उस एपिडर्मिस में थोड़ी सी ओपनिंग्स होती हैं, उन ओपनिंग्स को स्टोमेटा कहा जाता है। उन स्टोमेटा को गार्ड करती हैं कौन, गार्ड सेल्स गार्ड करती हैं। ठीक, उन्हीं के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग। ठीक है, तो ठीक है, क्लियर है, तो उसी के थ्रू होता है। बाकी तो पहले बेसिक समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन वैसे तो एनिमल में समझने में ज़्यादा सही आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, रुको 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 रुको, पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं डाइजेशन, ये बताओ मुझे, फिर रेस्पिरेशन पे आता है। पहले डाइजेशन क्लियर है। हेड एंड नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप लोग रोटेट करते रहा करें, बिकॉज रोटेट करने से क्या होता है ना कि आपकी कई बार उसका लिंक आपके इससे भी होता है, अगर आपको पेन है क्या नेक और उसमें। ठीक है, इससे ओके डन है जी गुरु जी, ओके ठीक है, चलो सबको क्लियर है, बढ़िया है। देखो रेस्पिरेशन में आपको बताता हूँ होता क्या है। जो हम खाना खाते हैं, ठीक, हमने खाना खा लिया, अभी इसको डाइजेस्ट भी कर लिया, अब उससे एनर्जी कैसे बनेगी। अब भाई नॉर्मल अगर ले मैन से अगर आप बोलोगे किसी, ठीक है, पान की दुकान वाली चर्चा, तो क्या बोलेगा, एनर्जी कैसे क्या बनती, खाना खा लिया हो गया एनर्जी, मिल गई एनर्जी, अब उसमें एनर्जी क्या बनती है। तो ये हो गई पान की दुकान वाली चर्चा। लेकिन एक्चुअल में इसमें भी डेप्थ लेवल में होता है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो विली के थ्रू ब्लड में गया, ब्लड ने सेल में पहुंचाया, अभी भी एनर्जी बनी नहीं है, नहीं बनी है, होगा क्या पता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है रेस्पिरेशन, सांस लेना सांस छोड़ना, जिस पे पूरा जीवन टिक रहा है, चल रहा है। ये नहीं होता है, होता है एक पार्ट होता है, लेकिन
रेस्पिरेशन ये नहीं होता है। ये जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, ये रेस्पिरेशन का एक बस छोटा सा हिस्सा है। रेस्पिरेशन होता है जो खाना खाए हैं उसको ऑक्सीजन का यूज़ करके उससे एनर्जी बनाना, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। सांस ली, अब ऑक्सीजन पहुंच गया होगी ब्लड में मेरे, और वो जो ब्लड में पहुंची मेरे ऑक्सीजन, ठीक, वो हर एक सेल तक पहुंचाएगी। तो जो अभी मैं गोभी के पराठे तोल के आया हूँ अभी, ठीक है, लपेट के आया हूँ थोड़ी देर पहले, ठीक, जो पूरा डाइजेशन हुआ होगा, ओके, तो अब उसको ब्रेक कर करके एनर्जी बना रहा होगा मेरा हर सेल, तो वह है रेस्पिरेशन, ठीक है, वो है रेस्पिरेशन। तो इसीलिए अगर हमारा हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देगा तो क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हर एक सेल हमारी धीरे धीरे सब डेड हो जाएंगे, तुरंत डेड हो जाएंगी। सेल डेड, वी आर डेड, ओके। तो रेस्पिरेशन क्या होता है समझ गए? सिर्फ सांस लेना छोड़ना रेस्पिरेशन नहीं होता है। रेस्पिरेशन होता है फूड से एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का यूज़ करके फिर पूरा होता है। तो प्लांट में पहले देख लेते हैं, ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं कि इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एंजाइम इंक्लूडिंग ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसाइड कंपाउंड्स लिविंग इनसाइड लिविंग सेल्स नहीं होगा, ठीक, ओके, ठीक है, हाँ सही है, इनसाइड लिविंग सेल्स रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी। सुना है आपने माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ रहे थे, सॉशेस शेप का होता है ना, सॉशेस शेप का होता है, प्लस इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, अंदर वाली ये इस तरीके से फोल्डेड होती है जिसको क्रिस्टे बोलते हैं, यहीं पे एटीपी बनता है, एटीपी को एनर्जी हाँ, तो अब तुमको पता चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता कैसे है, कहाँ से आता है एटीपी। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, किस नेचर की होती है जरा बताओ? तो आउटर मेम्ब्रेन होती है पोरस, और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करेंगे तो इसका डायमीटर कितना होता है ये बताइए। तो ब्रीदिंग हमारे प्लांट किस तरीके से करते हैं, तो रूट्स की अगर बात करेंगे तो एयर इज़ प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन सॉयल पार्टिकल, जो मिट्टी के कण होते हैं उनके बीच में कुछ खाली जगहों में हवा मौजूद होती है। रूट हेयर्स जो हमारी हमने देखा था ना एपिडर्मिस होती है पेड़ में, और जो रूट की एपिडर्मिस होती है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो हो जाते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, जिस तरीके से विली सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर्स एंड एपिब्लेमा सेल्स, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है यंग रूट्स की, आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सॉयल एयर, सॉयल एयर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, वहीं से ले लेंगे ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द सॉयल, डिफ्यूजेस थ्रू द रूट हेयर्स एंड एपिब्लेमा सेल्स इनटू द इनर टिश्यूज ऑफ द रूट, इनर टिश्यूज में आ जाएगा। This oxygen is then used in aerobic respiration by root cells to break down glucose and release energy. क्यों? क्योंकि भाई पेड़ पौधे को भी तो एनर्जी, अपना जो खाना बनाते हैं तो उससे भी तो उनको एनर्जी चाहिए, सिर्फ हमको तो चाहिए नहीं, वो उनको भी तो चाहिए। अब ठीक है फोटोसिंथेसिस से खुद का खाना बना लेते हैं, लेकिन उस खाने को एनर्जी में रिलीज भी तो करना होगा। तो वो ये रूट्स कर यहाँ पे किस तरीके से रूट्स में होता है वो हमने देखा, ठीक है, क्लियर है। देन लीव्स में कैसे होगा, लीव्स एंड यंग स्टेम्स आर वेल सूटेड फॉर द क्विक एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यू टू देयर थिन स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंस ऑफ पोर्स। अगर ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है वैसे तो ऐसा कोई ना समझने वाली कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, तो जब अभी ह्यूमंस वाले पढ़ेंगे तो अपने आप तुम रिलेट कर पाओगे, ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा, ओके, कि किस तरीके से होता है, ठीक। जो हमारी पत्तियाँ होती हैं अभी मैंने बताया वो पूरी एपिडर्मल जो हमारी सेल्स होती हैं वहाँ पर ओपनिंग होती हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, फिर स्टोमा, वहाँ पर गार्ड सेल्स होती हैं, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस को फैसिलिटेट करती हैं। स्टेम्स स्पेशली मेच्योर वंस आर कवर्ड बाय एन impermeable epidermis to prevent water loss. This outer layer helps in conserving moisture. The epidermis of leaves contain tiny openings called as stomata. Each stoma is bordered by 2 specialized cells known as guard cells. Guard cells control the opening and closing of stomata, regulating gas exchange and water loss. ये सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में तो फैसिलिटेट करते नहीं है, हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन भी यहीं से होता है, दिन के टाइम पे ट्रांसपिरेशन होता है। एक डाइकॉट लीव में स्टोमेटा कहाँ होते हैं, नीचे के साइड होते हैं, मोनोकॉट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपका होता है, ठीक है, ऑलराइट। चलो गटेशन भी पढ़ा चुका हूँ, जो लीफ की एजेस होती हैं वहाँ से रात के समय पानी का लॉस होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं गटेशन। हाइडाथोट्स ये होते हैं, हाइडाथोट्स इनके थ्रू होता है, ये हम पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हम प्लांट तो है नहीं, तो प्लांट का हमें लगता है क्या ठीक है हाइडाथोट और ये सब, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आएंगी एक एक चीज़ें, किस तरीके से हम जो खाना खाए हैं
उसको नाश्ता भी जो हम लोग करके आए हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से बॉडी हमारी एटीपी बना रही होगी एनर्जी। अब क्योंकि मैं बोल पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एनर्जी बन रही है मेरी सेल्स में। क्यों बन रही है? बिकॉज मैं भी पराठे खा के आया हूँ, ठीक है, इसलिए बन रही है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें, मानव श्वसन प्रणाली की, तो पूरा पहले मैकेनिज्म समझना होगा कि किस तरीके से हम नाक से सांस लेते हैं। नहीं हम तो मुंह से लेते हैं। अरे जहाँ तुम लेते हो सांस लेते हो ना, नोज से या फिर माउथ से। वैसे नोज से क्यों रिकमेंड किया जाता है सांस लेने के लिए, मुंह से क्यों रिकमेंड नहीं किया जाता है, वो भी अभी देखेंगे। फैरिंग्स में, देन लैरिंग्स में, देन ट्रैकिया में, देन वो अभी समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप, ठीक है, अभी एक एक करके पहले समझते हैं, फिर हम ये इन स्लाइड पे आएंगे समराइज करने के लिए। तो नोज और नेजल कैविटी, सांस लो सभी लोग सांस, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री पॉइंट है फॉर एयर इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहला एंट्री पॉइंट है। जब आपने सांस ली तो हमारे नाक में हेयर्स हैं, कुछ बाल हैं, वो ट्रैप कर लेंगे डस्ट और इम्प्योरिटीज़ को, उनसे बच जाएंगे। तो म्यूकस है, एक चिपचिपा पदार्थ है हमारी नाक में, ठीक है, जो क्या करता है, मॉइस्चन करता है, उस एयर को मॉइस्चन करेगा और बाकी जो डस्ट पार्टिकल हैं जो बच गए हेयर से उनको चिपका लेगा, बैक्टीरिया वगैरह को चिपका लेगा यहीं पे, अंदर नहीं जाने देगा। अब समझ में आया कि क्यों मुंह से नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मुंह में ना हेयर्स हैं और ना ऐसा कुछ म्यूकस है, तो जो भी है सब अंदर तुम्हारे मुंह में चला जाएगा। ये क्या है, फिल्टर कर देगा, जो हेयर है और जो म्यूकस है ये फिल्टर कर देंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिंग दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब जो आगे की चीज़ें आएंगे भी, उनको प्रोटेक्ट और क्लीन रखने में हेल्प करता है। नहीं तो सब वहाँ जाके भर जाएगी गंदगी, कचड़ा सब वहीं पर अड़ जाएगा जाके। तो इसके बाद आएगा फायरिंग्स, ये वही जगह है जहाँ खाना भी जा रहा था। सो इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड के लिए, दोनों के लिए। इट कनेक्ट्स नेजल कैविटी, नाक को लैरिंग्स से कनेक्ट करता है, ठीक है। लैरिंग्स क्या है, इसके आगे जो है जहाँ हवा जाएगी वो लैरिंग्स ही है। खाना इसके बाद कहाँ चला गया था भाई? खाना खाने के लिए मुंह, सांस लेने के लिए नाक, ठीक है, इसलिए तो नाक है। और किस लिए नाक? तो नाक है सांस लेने के लिए। फिर दोनों, खाना और सांस दोनों कहाँ जाते हैं? फायरिंग्स में। इसके बाद खाना ईसोफेगस में और सांस लैरिंग्स में चली जाती है, ठीक है, ठीक है। इट इंश्योर्स एयर इज डायरेक्टेड टुवर्ड दी ट्रैकिया। ये इसका ये काम होता है कि भाई हवा वहीं जाए, ट्रैकिया की ओर जाए। तो लैरिंग्स में जाती है। कहाँ जाती है? लैरिंग्स में जाएगी हमारी इसके बाद सांस। ओके, तो लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो जो वोकल कॉर्ड है मेरे गले में वो जो वाइब्रेट हो रही है, क्योंकि साउंड वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है। जब दो चीज़ों को पीटने से मैंने किया, ठीक है, मैंने पेन को मारा टेबल पे, तब साउंड प्रोड्यूस हुआ ना। तो इस तरीके से वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस होता है लैरिंग्स से, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। एडम एप्पल जो नहीं, कुछ लोगों का बहुत निकला रहता है गला ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे करके, लड़कों का ज़्यादा निकला रहता है, लड़कियों को कम निकला रहता है। तो इट कंटेन, ठीक है, वोकल कॉर्ड, इसीलिए लड़कियों की जो वॉइस होती है वो श्रिल होती है, लड़कों की थोड़ी भारी होती है। इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स विच प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर पासेस थ्रू देम। इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे लोकेटेड होता है आपका लैरिंग्स। और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका? अभी देखते हैं क्या आ जाएगा। इसके बाद आएगा ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं विंड पाइप। ये पूरी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे हवा जाएगी, ठीक। श्वास प्रणाली, अ लॉन्ग ट्यूब दैट कैरीज एयर फ्रॉम लैरिंग्स टू द ब्रोंकाई, यानी आगे हवा को ये बढ़ाएगी। और ओके, सराउंडेड बाई सी शेप्ड कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? टिश्यू है, जो कि बहुत ना ज़्यादा हार्ड है ना जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। पहले पढ़ा चुका हूँ, कान को पकड़ लो, समझना है ना। ट्रैकिया सॉरी कार्टिलेज किस तरीके, कान को पकड़ो, अपने नोज़ का टिप ऐसे पकड़ो, तो समझ जो मटेरियल का बना हुआ है उसी मटेरियल का ये ऐसे कार्टिलेज बना हुआ है। जैसे ऐसे समझ लो, ये जहाँ से ऐसे हमारा ट्रैकिया है तो इसमें ऐसे अंदर की ओर इसकी ऐसे लाइनिंग है, ऐसे ऐसे सी शेप की। ये इसलिए है क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो ऐसे सांस लिया तो चपक जाएगा, ये चपक जाएगा। अगर ये नहीं होंगी तो ये क्या होगा? चपक जाएगा, बस गए, ठीक है, गए तुम काम से, थ्रोट पे सांस ले ही नहीं पाओगे, चपक गए वो। ये क्या करता है? चपकाने से बचाता है, ठीक है, कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। प्रिवेंट्स ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड कीप्स एयरवे ओपन ऑल टाइम्स। तो एयरवे को ओपन रखता है ये ट्रैकिया, विंड पाइप। अब ये ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में बट जाएगा। एक ब्रोंकाई एक फेफड़े को मिल जाएगा, दूसरा ब्रोंकाई दूसरे फेफड़े को मिल जाएगा। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस कहाँ स्टोर होती है? फेफड़ों में स्टोर होती है, नाक में नहीं होती। नाक का तो बस जरिया है, ठीक है। फेफड़ा है मेन, हमारे जो श्वसन तंत्र हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, जहाँ पे सांस जाके भरेगी। तो जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स फूल जाते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो लंग्स सिकुड़ जाते हैं, फेफड़े।
तो ये ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी, एक लंग में और दूसरी दूसरे लंग में, ठीक। तो द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू two bronchi, one for each lung. Each bronchus enters a lung and carries air deeper inside. Bronchi also contain mucus and cilia to trap dust and microbes. तो ब्रोंकस में धूल और सूक्ष्म जीवों को फंसाने के लिए बलगम और सीलिया भी होते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई कंटेन्स म्यूकस एंड सीलिया। म्यूकस और सीलिया का मेन काम क्या होता है? धूल और सूक्ष्म जीवों को फंसाने का, इनको ट्रैप करने का काम होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकाई हैं, ठीक है, ये जो ब्रोंकाई हैं ये फर्दर किस में टूटेंगे? अब ब्रोंक्यूल्स में टूटेंगे। और ये, ठीक है, ये किस में टूटेंगे? अब ब्रोंक्यूल्स में टूटेंगे। देख रहे हो ये ब्रोंकाई फर्दर ब्रोंक्यूल्स में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? देखो ये एक ब्रोंकाई है, ये एक में टूटा, ठीक है, ये एक में टूटा, इधर टूटा और टूटा, तो इस तरीके से बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में टूटेगा ये, ठीक। ये जो बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स हैं, इनके एंड्स में, इनके जो ये एंड है, यहाँ पर बहुत सारे क्या अटैच्ड होंगे? एल्वियोलाई, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं गुच्छा तरीके का नहीं दिख रहा है आपको? गुच्छे की तरह की एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये बॉल, छोटी छोटी बॉल है ना, ये इनको एल्वियोलाई बोलते हैं, वायुथैलिया बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, द लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई दैट आर सराउंडेड बाई कैपिलरीज टाइनी ब्लड वेसल। तो ये जैसे एल्वियोलाई है, इससे कैपिलरी इसके आसपास है। कैपिलरी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, कोशिकाएं वो हैं जो खून को कैरी कर रही हैं, खून है इनके पास, ठीक। होगा क्या? तो जब ये गुब्बारा है, एल्वियोलाई है, जब मैंने सांस ली क्या हुआ होगा? लंग फूला हो गया, ठीक है। यहाँ से हवा गई होगी इसमें, यहाँ से हवा गई होगी इसमें, यहाँ से हवा गई होगी किसमें? एल्वियोलाई में। गुब्बारे में क्या भर गई? O2। अब इसमें जो कैपिलरी इसके इर्द गिर्द है उसमें O2 है क्या? नहीं है। क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन जो पहली क्लास में पढ़ाया था, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन। तो हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन का कहाँ पर है? इसके अंदर है। कैपिलरीज में ऑक्सीजन का लो कंसनट्रेशन है, तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा। तो यानी जो ऑक्सीजन है वो हमारे एल्वियोलाई से कहाँ पे जाएगी? ब्लड कैपिलरी में चली जाएगी, और ब्लड कैपिलरी में जाएगी, ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट कर देगा हर एक सेल को वो। तो फेफड़ों में लाखों एल्वियोलाई होते हैं जो कोशिकाओं से घिरी होती हैं, जो सूक्ष्म रक्तवाहिकाओं यानी कि कैपिलरीज से घिरी हुई होती हैं। आप यहाँ पे शायद देख भी पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हाई कंसनट्रेशन है O2 का, ठीक है, यहाँ पे लो है तो यहाँ पे चला जाएगा। और CO2, ठीक है, CO2 कैसे होता है? CO2 ब्लड में जो यहाँ पर आएगा, कुछ कैपिलरीज ऐसी होंगी जहाँ पे CO2 ज़्यादा होगा, वो जो होंगी, जो CO2 जो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा है। एल्वियोलाई में CO2 कंसनट्रेशन कम है, तो वो एल्वियोलाई को CO2 दे देंगे। तो हम क्या करेंगे? जब ने हा किया, एक्सेल किया, तो क्या होगा? CO2 निकल गई, ठीक। ये किया तो मेरे एल्वियोलाई में भर गया, क्या? O2 भर गया, तो वो कैपिलरीज को दे देगा क्योंकि वहाँ पर कम है, लो कंसनट्रेशन है, और वहाँ पे पहले से CO2 पड़ा है, तो वो हमें दे देगा एल्वियोलाई को, लो तुम CO2 ले लो, और फिर हम करेंगे तो CO2 निकल गया बाहर, ठीक। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर, तो एक्सेल क्यों बोला था कि इनहेल नोज से करो और एक्सेल माउथ से? तो एक्सेल माउथ से करोगे तो वहाँ पर, क्योंकि अंदर से तुम्हारी बॉडी से कोई धूल के पार्टिकल्स नहीं निकल के आएंगे कि भाई उसको हेयर की ज़रूरत है। सांस लेते तक तो ज़रूरत है कि भाई कुछ बैक्टीरिया, कुछ इस तरीके का वो वहीं चिपक जाए। सांस बाहर छोड़ते हो तो आप मुंह से भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अंदर से थोड़ी ना कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ इस तरीके का धूल के कण निकलेंगे वहाँ से। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर यहाँ पे होता है एल्वियोलाई में। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेज इनटू द एल्वियोलाई विच इज एक्सेल्ड। अब जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं तब उस टाइम होता क्या है? सॉरी, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं। जब हम सांस लेते हैं लंग्स फूल जाते हैं। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, ये चेस्ट कैविटी को बोलते हैं डायफ्रैग्म। ये जो आपको कुछ दिख रहा है ना ऐसा करके, डायफ्रैग्म, ये पता है क्या करता है? क्या करता है ये? ठीक है, ये एक्चुअली पुश करने का काम करता है लंग्स को, कि जब हम एक्सेल करते हैं तो ये इसको, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा तो लंग्स अपने आप पुश होंगे। जब पुश होंगे तो पूरी हवा को निकालने का काम करता है ये क्या? डायफ्रैग्म। तो ये चेस्ट कैविटी की, हमारी छाती की फ्लोर बनाता है कि बस यहाँ से छाती वाला पोर्शन खत्म हो गया है। तो जब सांस लिए फूल गया ये, जब फूल गया ये तो इसको नीचे जाना पड़ेगा ना भाई, हटो हटो, नीचे चलो, सांस आई है मतलब फूल गया, जगह देनी पड़ेगी नीचे। जब लंग्स सिकुड़ जाएंगे, चल भाई ऊपर चल, जगह दे, छोटा हो गया ये अभी, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि जब हम इनहेल करते हैं
तो डायफ्रैगम में जो है इनहेल को बोलते हैं इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। ठीक। और एक्सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन, निश्वसन, और इसको बोलते हैं निःश्वसन। ठीक है। तो गोज डाउन डायफ्रैगम में भैया जब सांस लोगे तो लंग एक्सपैंड करेगा, तो उसको जगह देने के लिए इसको नीचे जाना पड़ेगा। जब सांस छोड़ोगे तो लंग सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये ऊपर आ जाएगा फिर से। ओके। रिब केज क्या है? छाती में, जैसे छाती है, जैसे ये एक सेकंड को, ये यहाँ पर पूरा रिब केज है, यहाँ पर पूरा रिब केज है जिन्होंने लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर ऐसे बोन्स ही हैं, हर कोई फील कर सकता है इन बोन्स को। अभी छाती को छुओ, अपने यहाँ छुओ, है कुछ हड्डी 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 टाइप है कि नहीं है? अब सांस लो, छुए रहो और सांस लो। ऊपर गया कि नीचे? ऊपर गया ना, सिंपल। तो रिब केज जो है आपका कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा इस टाइम पे, गोज अप, और सांस छोड़ोगे तो नीचे आ जाएगा रिब केज। सिंपल है। जब हम सांस लेते हैं तो कौन कौन सी गैसेस अंदर जाती है, कौन कौन सी बाहर जाती हैं? ज्योग्राफी में पढ़ाया था हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में होती सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, CO2 0.036%, 0.036%, यही होता है। यही सब अंदर चला जाएगा, यही सब अंदर चला जाएगा, क्योंकि ऐसे सेलेक्टिवली तो जाएगा नहीं, सब अंदर जाएगा। ठीक है, सब अंदर जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन 21% अंदर जाएगी, ऑक्सीजन 21% अंदर जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 या 0.04% अंदर जाएगी। और जब एक्सहेल करेंगे तो यहाँ पर सर नाइट्रोजन भी जाएगी, बिल्कुल जाएगी, उसका क्या होगा बताते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जब बाहर छोड़ेंगे तो कितनी जाएगी? कुछ, क्योंकि कुछ हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन यूज़ कर ली है, 16.4 फिर भी बाहर निकल जाएगी, और CO2 4.4 निकलेगी बाहर। यानी कि जितनी हम CO2 छोड़ते हैं एक्सहेल करते वक्त, उससे ज़्यादा तो O2 छोड़ देते हैं हम, 16.4%। ठीक, क्लियर इतनी चीज़? तो ऑक्सीजन कुछ तो हमने यूज़ कर ली ना हमारी बॉडी ने, और CO2 रिलीज़ कर दी ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये जो नाइट्रोजन वगैरह है, ये इनर्ट गैसेज, मतलब इन दी सेंस कि ये रिएक्ट करती ही नहीं है कहीं अंदर जाके, जितनी जाती हैं उतनी पूरी बाहर निकल के आ जाती हैं। ये घुस ही नहीं पाती हैं, अल्वेलाई वगैरह में घुस ही नहीं पाती हैं, तो पूरी बाहर निकल आती हैं ये। ठीक, क्लियर है, डन है। एपिग्लॉटिस क्या होता है? तो एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर तुमने, हमारे पता जब हम लोग छोटे थे तो बोलते थे मुंह खोलो दिखाओ अपनी चिड़िया, देखे तो भाई चिड़िया बोलते थे। ठीक है, हाँ यार दिख तो रही तुम्हारी चिड़िया। एपिग्लॉटिस, तो एपिग्लॉटिस वो चिड़िया है जो खाने को प्रिवेंट करती है कि वो ट्रैकियम ना चला जाए। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आपको खाना खाते खाते हिचकियाँ आ जाती हैं। कब आती हैं? वो ना किसी को याद कर रहे थे तो हिचकी, अब याद नहीं कर रहे थे, याद तो तुम कर रहे थे। हाँ, तो याद कर रहे थे तो तुम, हुआ क्या, तुम्हारा मसल, सॉरी तुम्हारा माइंड, और जो तुम खाना खा रहे हो वो मसल बोल सकते हैं, उस जो सॉफ्ट मसल हो गया, ऑब्वियस सी बात है, उसका कनेक्शन लूज़ हो गया। इसीलिए बोलते हैं जब खाना खाओ तो टीवी ना देखो, ये ना बातचीत ना करो भाई, खाने पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपके होता क्या है ये, कि जब आप याद कर रहे हो किसी को, कुछ टीवी देख रहे हो, कुछ बोल रहे हो, ठीक है, तो आपके ब्रेन को पता नहीं चल पाता है कि भैया इस खाने को ईसोफेगस में डालना था। ठीक है, वो खाना गलती से ट्रैकिया में चला जाता है। एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब आप खाना खाते हो तो इसको विंड पाइप को, लैरिंग्स को बंद कर दे, इस गेट को बंद कर देता है, खाना अपने आप ईसोफेगस में चला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बंद नहीं हो पाता है, ये तो तुम जल्दी जल्दी धक 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 मार पहले पड़ो एकदम, रुक नहीं, कुछ होते हैं ना हाफसी टाइप के होते हैं, बहुत होते हैं, मैंने देखे हाफसी, 1 रोटी 2 रोटी 3 4 5 एकदम दे देना दन दिए पड़े और रुक नहीं रहे एकदम। उनके साथ होता है तो तुम्हारा ध्यान कहीं और पे, तुमने उसी टाइम पे सांस ले ली, तुम उस टाइम पे हंसने लगे, बोलने लगे, उस कारणवश क्या होता है कि ये क्लोज नहीं हो पाता है तो टाइम पे, या फिर गलती से यहाँ पे आ जाता है तो तुम हुक हुक कर देते हो। हुक हुक से क्या हो रहा है, ये तुम्हारी बॉडी पुश कर रही है, बाहर निकल बाहर यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये तेरी जगह है ही नहीं, तेरी जगह तो ईसोफेगस में, तो गलती से आ गया तो हिचकी मार मार के वो फेंक देता है उधर पे। ठीक है, और पानी अगर आपने थोड़ा सा दे दिया तो आसानी से वो आ जाता है, और ज़्यादा ही तुम फंस गया तो हो सकता है कि मौत तक हो जाती है काफ़ी लोगों की। ठीक है, कुछ ऐसा फंस जाता है यहाँ पर अगर ट्रैकिया में, तो विंड पाइप पे तो डेथ तक हो जाती है। सो इट प्रोटेक्ट्स आर एयरवे। काफ़ी लोग आज डर का माहौल है, क्यों? हाँ, तो अब से खाना जो है
एकदम फोकस होकर खाऊंगा अब तो मैं। क्यों? ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट्स आर एयर वे एंड प्रोटेक्ट्स फूड एंड लिक्विड फ्रॉम फूड एंड एयर, नॉट लिक्विड। ठीक है, हाँ वही, फूड एंड लिक्विड फ्रॉम लिक्विड भी अगर चला जाएगा तो भी दिक्कत है। फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग आर लंग्स वाइल वी swallow। तो पानी और खाना ना चला जाए इसलिए उसको वहाँ वो करना पड़ता है। ओके, कई बार आपने देखा होगा कि पानी बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके से पी लो तो वो एकदम से तुम्हारे ट्रैकिया में चला जाता है, फिर तुम्हारे नाक से पानी निकल आता है। तुमने नोटिस किया कभी? बहुत ज़्यादा पी लो तो एकदम नाक से पानी निकल आता है, वो यही होता है। ट्रैकिया उसको फेंकता है और नाक के रास्ता, जिस रास्ते सांस आती है, क्योंकि ट्रैकिया का लिंकेज तो नाक से है, मुंह से नहीं है, तो सीधे फेंक के मारता है तुम्हारे नाक से वो। ठीक है, तो हुआ ना, सभी लोगों के साथ हुआ होगा, बहुत ज़्यादा एकदम से घट 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 पिया और नाक से पानी निकला है। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब तो हमने ये क्या जाना, O2 को सप्लाई कर दिया आपने। अब रेस्पिरेशन, एक्चुअल रेस्पिरेशन होगा। अब हम देखेंगे खाना किस तरीके से एनर्जी में ब्रेक होगा। बहुत बार हुआ है। हंसते टाइम, ओके, हाँ हंसते टाइम, आप वही मैंने बताया ना, हंसते टाइम तुम्हारा क्या एपिग्लॉटिस क्लोज ही नहीं हो पाएगा। पेट क्यों फूलता है सांस लेता है? इसको बोलते हैं बेली ब्रीदिंग। ठीक है, बेली ब्रीदिंग होती है ये। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या वो समझो, क्योंकि रेस्पिरेशन अब एक्चुअल में स्टार्ट होगा। अब एनर्जी से वो एनर्जी जो है अब बनना शुरू होगी फूड से। वायुवीय और अवायुवीय श्वसन। ठीक है, रुक जाओ अभी। ठीक है, अब इसको मत देखो। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ आप वो समझो। ये ग्लूकोज है, अब इससे हमें एनर्जी बनानी है। ठीक है, बनानी है। O2 को यूज़ करके बनानी है, बिल्कुल O2 को यूज़ करके बनानी है। ठीक है, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की नीड है यहाँ पे। पहले क्या होगा, ये O2 जाएगी सेल में, वहीं ग्लूकोज पड़ा हुआ है, तो सेल में पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना। जो लिक्विड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म है। यहाँ ये ग्लूकोज 2 पाइरुवेट में टूटेगा। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है 2 पाइरुवेट बनाएगा। एंड ग्लूकोज से पाइरुवेट जब बना ये, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। ओके, जहाँ पे ग्लूकोज से पाइरुवेट बना। पाइरुवेट क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो बहुत आसान है कि भाई वो 6 कार्बन है तो 2 पाइरुवेट होंगे, तभी तो 6 कार्बन 2 × 3 6 वो इक्वलाइज करेगा एंड थोड़ी सी एनर्जी बनेगी। एनर्जी कितनी बनेगी? यहाँ एनर्जी बनेगी सिर्फ 2 ATP की, 2 एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनेंगे। इसके बाद ये जो पाइरुवेट है ये एंटर करेगा कहाँ पर? दिस पाइरुवेट विल गो इन वेयर माइटोकॉन्ड्रिया। दिस रिएक्शन अकर्स इन वेयर? दिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड दिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, पाइरुवेट गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो होगा वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उसकी इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टे, बन जाएगी एनर्जी। बस बन गई एनर्जी। हाँ, अब इसके थोड़ा डेप्थ में घुसना चाहोगे तो आप घुसाते हैं तुमको डेप्थ में। देखो होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस तुमको बता दिया, जहाँ ग्लूकोज 2 पाइरुवेट बनाएगा और 2 ATP बनाएगा, इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, साइटोप्लाज्म में होती। ठीक, ओके ओके। और 2 NADH भी बनते हैं यहाँ पे, 2 NADH भी बनते हैं, भी बताऊंगा क्या होते हैं मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए एनर्जी कैरियर्स होते हैं। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पे, ATP बनी 2, और उसके बाद कहाँ गया खाना? उसके बाद पाइरुवेट कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में गया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ये पाइरुवेट फर्दर ब्रेक डाउन होगा, पाइरुवेट फर्दर ब्रोकन डाउन। ओके, और यहाँ पे एनर्जी कैरियर्स बनते हैं, NADH, निकोटिनामाइड, एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं, और FADH2 होता है फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये प्रोड्यूस होते हैं, ये एनर्जी कैरियर हैं, ये एनर्जी को कैरी करके ले जाके जाते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे CO2 रिलीज होती है, और यहाँ पे भी 2 ATP के मॉलिक्यूल बनेगा। कितना? 2 ATP बनेगा, और यहाँ पे एनर्जी कैरियर दबा के बनते 6 NADH बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं। इसके बाद आखिरी आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगी। NADH एंड FADH2 डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो मेन एनर्जी कहाँ बनेगी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। तो NADH एंड FADH2 डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है लगभग 34 ATP की। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। तो टोटल कितने ATP हो गई?
34 यहाँ, 2 पहले अभी पिछले वाले में, यानी कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स साइकिल थी, इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, यहाँ 2 बने थे और उससे पहले ग्लाइकोलिसिस में साइटोप्लाज्म में 2 बने थे। तो 38 एटीपी बनता है पूरा। कितना बनता है? 38 एटीपी। समझ में आई चीज़? तो यहाँ पे कितना एटीपी बनना है? 38 एटीपी टोटल बनेगा। ठीक है, 2 यहाँ बनेगा ग्लाइकोलिसिस में, फिर 36 बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें 2 पहले बन जाएगा आउटर वाली में और 34 बनेगा अंदर वाली में। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल विच इज ऑल्सो नोन एज साइट्रिक एसिड साइकिल, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है अपनी, ठीक है, ईटीसी, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। कौन रिलीज करते हैं? जो एनर्जी कैरियर्स होते हैं, जो क्रेब्स साइकिल में बने सिट्रिक एसिड साइकिल में, NADH दैट इज निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और FADH2 फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा का, ये होगा तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ। अब मैंने तुमको बताया था कि जो ईस्ट होता है, ठीक है, इसे ईस्ट सुना सुना तो लग रहा है सर, लेकिन कब बताया था बेटा? इसके लिए बेल्ट ट्रीटमेंट लगता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर जैसे कभी ऐसे मन करे कि ना सर समझ याद नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, तो बेल्ट ट्रीटमेंट लेना है तो आ जाना हमारे पास। ठीक है, अलग से हमारे पास हमने एक कमरा बना रखा है, उसमें बेल्ट ट्रीटमेंट ही दिया जाता है हमारे यहाँ पे। उससे बेल्ट ट्रीटमेंट लेने के बाद स्टूडेंट क्या है कि कभी भूलता नहीं है, कभी दोबारा सेम तरीके गलती नहीं करता है। ठीक है, तो जब भी आएँ, अगर कभी इस तरीके का मन हो तो ज़रूर बेल्ट ट्रीटमेंट की सुविधा प्राप्त करें हमारे यहाँ पे। तो बेटा ईस्ट मैंने बताया था एक सिंगल सेल्ड फंगाई होता है, जो शुगर या स्टार्च को कंज्यूम करके इतना बड़ा हो जाता है और इतना भयंकर एथेनॉल रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है कि तुम कुछ पूछो नहीं। लेकिन ध्यान क्या रखना है? ऑक्सीजन की एब्सेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, उसको एनारोबिक बोलते हैं, अवायुवी, वायु नहीं चाहिए। तुमको पता है क्या जो दारू बन रही है, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, दारू बन रही है, ये ईस्ट का यूज़ होता है इसमें। ठीक है, जब केक वगैरह बनाते हैं वहाँ भी ईस्ट का यूज़ होता है। कैसे? क्योंकि जब ईस्ट को हम कुछ चीनी भी देते हैं, कुछ जैसे मन्नीटॉल वगैरह दे दिया, ये सब देते हैं, और ईस्ट वाला कि बस यही तो चाहिए था जीवन में, दबा के एथेनॉल बनाएगा। दारू तुम लेके आना घर में, ठीक है, भले तुम एनारोबिक कंडीशन होती ना रखो, ईस्ट लाना, उसमें डालना चीनी, दारू जैसी गंध आएगी उसमें। ठीक है, CO2 की झाग बनेगी। ये जो झाग बन रही है ना, जो झाग बन रही CO2, इसीलिए इसको बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, क्योंकि CO2 से क्या होता है, फ्लफ़ी बन जाता है केक। CO2 रिलीज होगी तो केक फ्लफ़ी हो जाएगा, फूल जाएगा वो CO2 गैस रिलीज की वजह से, और एनर्जी बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ क्या बनना है? एनर्जी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ करने एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, वाटर की जगह एथेनॉल। कहाँ हो रहा है? खमीर में हो रहा है, खमीर। इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसी फर्मेंटेशन से क्या बनता है? ठीक है, फर्मेंटेशन से जनरली आपको ये वाइन, विस्की सब, जो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ फर्मेंटेशन से ही तुम्हारी वाइन बन जाएगी, इसके बाद डिस्टिलेशन प्रोसेस भी किया जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो हाई ग्रेड की होती हैं वो 40% तक होती हैं, 40%, 50%, 60%। ये 40%, 60% तक नहीं पहुँचा पाता है अल्कोहल लेवल को। ये तो अल्कोहल लेवल 20% इतना ही रख पाएगा। अगर 40% ऊपर ले जाना है तो वो ये काम नहीं आता है, मतलब इसको तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद डिस्टिलेशन करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो 40% अल्कोहलिक लेवल पे बेचारा ईस्ट भी मर जाता है। बोलता है भाई आराम से, दारू का नशा मेरे को भी चढ़ता है, ठीक है, जितने में तुमको चढ़ता है उतने में हमारी मौत आ जाती है, तो फिर आगे डिस्टिलेशन करना पड़ता है। ये जो लकड़ी के देख रहे हो ये भाई साहब, ये लकड़ी के बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, इनमें सालों तक रखा जाता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, लंबे जितना लंबा समय तक इसमें रखा जाएगा उतने ही ज़्यादा क्या होता ये है, जैसे भी गर्मियों का मौसम आने वाला है, तो गर्मियों में क्या होता है, ये हल्की सी फैलती है लकड़ी फैलेगी तो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर जब सर्दियाँ आएंगी तो सिकुड़ोगी, तो ये जितना एब्जॉर्ब कर रखा है वो डाल देगी। तो लकड़ी क्या करती है, तो जो लकड़ी का काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, वो अपने न्यूट्रिएंट्स इस तरीके से देती रहती है, और एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन रिलीज, एब्जॉर्प्शन रिलीज, उसकी वजह से ये और क्या बनती है, टेस्टी बनती है, मतलब मज़ा आ जाता है। मतलब ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं ऐसा, ठीक है, कि मज़ा आ जाता है। तो ये होती इस तरीके से वाइन बनती है। तो जितना लंबे समय तक वाइन रखी जाएगी, ठीक है, उतना ही बढ़िया बनती है। ठीक है, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है। और जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है जैसे इंडिया वगैरह, तो वो तो बहुत हब है, क्योंकि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ तो गर्मी उतनी पड़ती नहीं है। इंडिया की अगर ये रखा जाए इंडिया वगैरह में, तो काफ़ी मतलब बहुत बढ़िया बनती है। एक इंडियन कंपनी है, वाइन की कंपनी, काफ़ी उसने यूरोपियन मार्केट को, अमेरिकन मार्केट को एकदम बीट करके रख दिया है उसने, सिर्फ यही चीज़ को करके। क्योंकि इंडिया में क्या गर्मी भी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, गर्मी बहुत गर्म, सर्दी बहुत सर्द। ऐसा
कहाँ पे देखने को मिलेगा जरा तुम बताना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और ना बता पाए तो बेल्ट ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरे पास आ जाना तुम दौड़ते हुए, कि सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ इन, मतलब कि गर्मी बहुत गर्म और सर्दी बहुत सर्दी कहाँ मिलेंगी, जल्दी बताना। तो और ना बता पाए तो बेल्ट ट्रीटमेंट के लिए जल्दी भाग के आना मेरे पास। मास्टर भी लाइक 2 घूंट पिला दे साथिया, बेटा जय सैनी चप्पल फेंक के मारेंगे यहीं से। हाँ, ए में बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। सर जी कच्ची दारू कैसे बनती, बेटे तू मऊहा वाला है क्या? खैर, तो ए में होती है, ठीक है। ए में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट होगा, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी कम होगा, ठीक है। ये महुआ वाला है क्या? ईस्ट इज यूज्ड इन डो टू मेक बेक्ड गुड्स, इट मेक्स द डो सॉफ्टी एंड फ्लफी, एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक, रुक जाओ भी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, ओके। खैर हटने का मन नहीं हो रहा इस लाइट से, खैर कोई नहीं, ऐसा मतलब कुछ लोग तुम में से कह रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल हटना चाहिए मैं, ठीक है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन पे आते हैं, हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देख लिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देख लिया, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। तो एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है, एक सेकेंड रुकिएगा, रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की रहती है, यहाँ नहीं रहती है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये साइटोप्लाज्म। सर ये भी साइटोप्लाज्म, हाँ तो लिखा था साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मेन नहीं होता, दो एटीपी बनना था, बाकी का जो 36 एटीपी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड प्रोडक्ट एनर्जी CO2H2, एंड प्रोडक्ट एनर्जी CO2 एथेनॉल, यानी कि H2 की जगह एथेनॉल बन गया, दारू बन गई। तो दारू ऐसे बनती है, ठीक है, फर्मेंटेशन से। एनर्जी रिलीज्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। यहाँ पे एटीपी 38 एटीपी, यहाँ 2 ही एटीपी बनती है, ठीक है। चलो, तो ये एरोबिक और मतलब वायुवी, इसको ऐसे हिंदी में तो वायुवी और अवायुवी बोलते हैं। अब एक बार देख लीजिए अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हिंदी में, ठीक है। चलो, अब आते हैं किस पे, अब आते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन है तो लेकिन उतनी नहीं है जितनी चाहिए, ये हमारी मसल सेल्स में होता है। तो कई बार जब आपने नोटिस किया होगा, जब बहुत तेज दौड़ते हो, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ते हो तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन दौड़ते समय आप उतनी ढंग से सांस ले नहीं पाते हो, तो क्रैम्प आ जाते हैं, मसल क्रैम्प आ जाते हैं। कई बार ऐसा नहीं, बॉलर दौड़ता हुआ आता है, रन अप लेता है और बस वहीं बॉल छोड़ देता है, आह बोलता है, बैठ जाता है वहीं पर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्रैम्प आ जाता है, क्योंकि जितना एनर्जी की नीड चाहिए, एग्जाम्पल बुमराह ठीक है। तो लैक और क्या, तो भाई छोड़ो क्या डिस्कस करें ना। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि आपकी मसल्स को चाहिए तो ज़्यादा ऑक्सीजन, लेकिन उतनी मिल नहीं पाती, क्योंकि आप भाग तेज़ी से रहें तो आप उतनी ढंग से सांस नहीं ले पाएंगे। तो उस केस में इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। कंप्लीट होता तो पूरा ये होता, एनर्जी बनती, वाटर बनता, CO2 बनता, बट यहाँ पर एनर्जी 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट के फॉर्म में बनती है, एंड देन लैक्टिक एसिड बन जाता है आपका। लैक्टिक एसिड जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है, एक डाइसैकराइड होता है। लैक्टिक एसिड मेनली तो वो खैर लैक्टोज होता है, लेकिन मेन ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड ये वो एसिड होता है जो हमारे दही में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फर्मेंटेड फूड से प्रेजेंट होता है। फर्मेंटेड में मतलब जैसे दही आ गया, किमची आ गया, किमची मतलब वही मट्ठा, जिसको क्या बोलते हैं, साउथ में आंध्र प्रदेश से अगर कोई है यहाँ पे तो बताए ना, मग्घी बोलते हैं ना उसको, मग्घी वहाँ बोलते हैं शायद, मग्घी एक बार मैं गया था तो जितना मुझे याद आ रहा है वहाँ पे मग्घी बोलते हैं। तो मट्ठा है ना, किमची, ये जो अभी मैं तुम्हें बता रहा था, अपने गुड बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन वाले, उनके लिए तो मतलब जन्नत है। जैसे तुमने पिया, ठीक है, नाचने लगेंगे, ठीक है, नाचने लगेंगे भाई, वो एकदम बोलेंगे आज तो जन्नत दिखा दी भाई ने आज तो मेरे को, ठीक है। वो चिल्ला रहे हैं वो, ठीक है, कि प्यारे मुझे जन्नत दिखा दे। तुम दे ही नहीं रहे किमची उसको, 2 किमची 2 दही, ठीक है, फिर देखना एकदम ना नाचने लगे तो गुड बैक्टीरिया, एकदम पार्टी चलेगी बहुत भयंकर, ऐसा टाइप, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जो है ये इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन की वजह से बनता है, इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन, ठीक है, छाछ जिसको बोलते हैं, छाछ, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड मसल्स में यही क्रैम्प लेके आता है। सीजीएल मेंस में पूछा गया था इस बार के सवाल ये वाला, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ जल्दी से। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बन जाती है, ओके। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये एकदम सिंपल रिएक्शन है, लेकिन किस तरीके से होता है हमने देखा। पहले ग्लूकोज
साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट में टूटेगा, 2 पाइरुवेट में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचेगा पाइरुवेट फर्दर ब्रेक डाउन होगा क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, जहाँ पे आपके एनर्जी कैरियर्स NADH और FADH2 बनते हैं और CO2 रिलीज होती है, फिर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा हमारा, ठीक है, और वो बहुत भयंकर एनर्जी रिलीज करेंगे 34 ATP की। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कि टोटल जो एनर्जी ATP की फॉर्म रिलीज होती है 38 ATP। तो अब आपको समझ में आया ATP बनता कैसे और क्यों एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहीं से एनर्जी जनरेट होती है, यहीं से पावर जनरेट होती है। तो गाइज ये पूरा समरी है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ग्लूकोज पाइरुवेट NADH बना, देन उसके बाद ये नहीं, ये हुआ क्रेब्स साइकिल हुआ, NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ATP बन गया, बस बन गई एनर्जी। थैंक यू। समझ में आई चीज़? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा देर बाद सब परमार सर के ठेके आना है, वहाँ दारू पीना है, दखना के लिए सर का बेल ट्रीटमेंट लेना। अच्छा, चखना के लिए। आई प्रेफर अल्कोहल देन लैक्टिक एसिड। ओहो, हाँ पियो पियो, कोई दिक्कत आ यार थोड़ी नहीं। कल भाई मैंने इतनी शिद्दत से मैच देखना शुरू किया, मुझे लगा ये नहीं, ये आउट हो गया तो वो मारेगा। कल रेलवे NTPC क्लास में ना मैं वो दे रहा था, तो इंडियन टीम तो इतनी स्ट्रांग है, इतनी गहरा लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप। अभिषेक शर्मा से बचोगे, ईशान किसान आएगा वो मारेगा, उससे बचोगे तिलक वर्मा मारेगा, उससे बच जाओगे सूर्य कुमार मारेगा, उससे बच जाओगे सिम दुबे मारेगा, अरे उससे बच जाओगे हार्दिक पांड्या मारेगा, उससे बच जाओगे रिंकू सिंह मारेगा। बचोगे किससे? और थोड़ा आके तो अपना अक्षर पटेल और सुंदर उंदर भी मार देंगे, लेकिन कौन नहीं मार पाया भाई कल तो। शिवम दुबे को अगर हटा दिया जाए तो। अनुज कुमार चप्पल खाओगे? हैं? क्यों नहीं? तुम हमें कुछ पिला रहे हो तो हम तुमको कुछ खिला भी तो दें। सर अपने ताड़ी पी, ताड़ी क्या होता है? और वो क्या होता है भाई, वो आजकल होली आ रही है, क्या बोलते हैं उसको, ठंडई, भांग। खैर, तो 4.0 बैच जिसको लेना है, किसको लेना है पता है? जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए इस लेक्चर की, डिजिटल नोट्स चाहिए, क्विजेस चाहिए, जीवन के सारे सुख चाहिए, ठीक है। बाकी फैट पैन में आई थिंक ऐसा कुछ एड ऑन तो ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। क्रेब साइकिल वगैरह एडेड होगा। एक नोट कर सकते हो, जो HCl सेक्रीट होता है ना, अगर बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन बना है तो बन सकता है कि जो HCl सेक्रीशन होता है ना, HCl सेक्रीशन होता है हमारे स्टमक में, वो एक स्पेशल सेल्स होती हैं, पैराइटल सेल्स, वो सेक्रीट करती हैं, ठीक है। पैराइटल सेल्स वो सेक्रीट करती हैं। बाकी इंग्लिश का ये कॉम्बो है। थैंक यू नहीं, अभी क्वेश्चंस पे तो लगाने हैं। एक सेकंड, चलो कर लो पहला क्वेश्चन। भांग बेटा हिमांश, लड़कों को आज पूरी मौज आ रही है, क्यों? ये पी लो वो पी लो, इसमें पूरा एक्टिवेट हो जाते हो तुरंत। देखो नींद खुल गई होगी तो क्यों, जितने सो रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज और आर करेक्ट? थोड़ा सा अगेन, ये जियो साइंटिस्ट के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, घबराना नहीं है आपने कि ले हमने तो इतना पढ़ लिया फिर भी दिक्कत हो रही है, वो सब तो उड़ाई दोगे, नॉर्मल जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा टफ है ये, हल्के से। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायफ्रैगम गेट रिलैक्स्ड। इंस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना, भाई वो खिंच जाता है नीचे क्योंकि लंग्स बड़े हो गए, तो रिलैक्स थोड़ी ना होगा, रिलैक्स हो जाए तो सांस तब रिलैक्स होगा वो। गलत गलत गलत, ठीक। 3 अपने आप सही हो गया। 2, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, सांस छोड़ने में सब रिलैक्स होता है, ठीक है। 3 ओनली हो जाएगा। रुको, ये करो जल्दी से। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज। तो मानव के क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगलियों जैसे प्रवृद्ध होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? स्फिंक्टर आपका शिफ्ट करता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये आपके, ठीक है, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, वैसे आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक। तो पेट में कौन सा एसिड आता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड, जमाई ही आने लगती भाई क्वेश्चन लगाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिट्रिक एसिड, बता। तो ह्यूमन स्टमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी HCl। ठीक है, पीएच वैल्यू बतानी है आपको पेप्सिन और ट्रिप्सिन की। किस पे वर्क कर सकते हैं? एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? जहाँ जहाँ पे खाना जाता है वो एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है, 7 से कम ही होना चाहिए पीएच। ठीक है, 7 से कम होना चाहिए पीएच। और ठीक है, और ट्रिप्सिन में अगर बात करेंगे तो बेसिक होना चाहिए। बेसिक में आपका अगेन बेसिक होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, एक ऑप्शन बच गया। ठीक है, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और रनिंग, इट इज़ फॉर्म्ड। तो लैक्टिक एसिड कहाँ पे? लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और रनिंग, इट इज़ फॉर्म्ड to give extra energy from fat, to give extra energy from lungs, to give extra energy from glucose, to give extra energy from vitamins। ठीक है सर जी, आपने ये नहीं बताया कि सिगरेट से क्या होता है। सिगरेट पीने से तुम्हारे जो नाक के बाल जल जाएंगे, ठीक है, तो फिल्टर नहीं कर पाएगा फिर आपका वो। ठीक है, फिर फिल्टर नहीं हो पाएगा आराम प्रॉपर तरीके से। तो गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी। इन ह्यूमंस यूरिया इज मेनली फाउंड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड। तो मानव में यूरिया मुख्यतः भोजन के निम्नलिखित किस घटक के उपापचय से बनता है? फैटी एसिड्स, वाइटामिन, अमीनो एसिड या ग्लूकोज, बताओ। तो ऐसे पढ़ा नहीं है, कल पढ़ेंगे एक्सीटी सिस्टम में, बट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, कल पढ़ेंगे। ठीक है, नॉट अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बता। सर जी, आपको कितने साल हो गए पढ़ाते हुए एकदम बिगिनिंग से लेके? एकदम बिगिनिंग से तो भाई मैंने 2017 से शुरू किया था, 2017 एंड से, तो अब जोड़ लो, 9-10 साल तो हो ही गए। नॉट अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, वाटर या फिर मेथेनॉल। तो नॉट अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, तो ये भी था एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, ये जब लैक ऑफ ऑक्सीजन था, तब लैक का मतलब है तो, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए वाटर। वाटर तब बन रहा है जब एरोबिक रेस्पिरेशन। मेथनॉल भैया बन गया ना, तो बहुत भयंकर होता है ये, डेंजरस होता है। ठीक है, फेटल होता है, इसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, मतलब आदमी मर जाता है। जैसे नहीं आपने सुना होगा जहरीली शराब पी के तिलों की में, तो वो मेथनॉल ही होता है वो। ठीक है, वुड स्पिरिट। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ ज़ेरोफाइट? ज़ेरोफाइट का फीचर कौन नहीं है, बता। चलो, so smaller leaves, larger number of stomata, waxy cuticles, stomata and pits, not a feature of xerophyte। छोटी पत्ती होंगी, xerophyte मतलब जो वाटर डेफिशिएंट जगह में रह रहे हैं, तो पानी वैसे ही कम है, तो ज़्यादा बड़ी पत्ती होगी तो आपको पता है कि वो स्टोमाटा के थ्रू सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता, वाटर लॉस भी होता है, तो पानी भी लॉस हो जाएगा। तो छोटी है तो अच्छी बात है, ठीक है, तो ये तो फीचर होगा। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमाटा, हाँ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमाटा होंगे तो ज़्यादा पानी लॉस नहीं हो जाएगा, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी उनको। वैक्सी क्यूटिकल है तो यस वैक्सी है, तो ज़्यादा स्टोमाटा बंद हो जाएंगी, स्टोमाटा एंड पिट्स में होंगे वो। ठीक है, एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, ये भी नोट कर लेंगे अलग से फैक्ट को। ठीक है, सर क्लास लेता हो लैब में या फ़ोन में? सर दर्द क्यों होने लगता है, बताओ सर कुछ, कहाँ दर्द होता है? प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स, तो कौन सा ही आपका, तो ध्यान रखना ये है आपका ये ठीक है, लाइजोजोम। ये प्लीज़ नोट कर लेंगे अलग से फैक्ट कि जो सलाइवा और टीयर्स में होता है हमारे जो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, वो लाइजोजोम होता है। नॉट करेक्ट, तो रिगार्डिंग बाइल सीक्रेट बाई लिवर इज़ नॉट करेक्ट। तो बाइल के बारे में कौन सी नहीं? यस 11 बज चुके हैं। मांगो, क्या मांगना है तुम लोगों को? सर जी अपना पोस्चर ठीक करिए। हाँ थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। तो नॉट करेक्ट, आप लोग भी अपना पोस्चर सही कर लीजिए। पोस्चर जब मैं सही करने बोलता हूँ, पोस्चर सही करो, थोड़ा नेक रोटेट कर लो, ठीक है, आँखों को थोड़ा सा ब्लिंक करके थोड़ा दूर देख लो, ठीक है, और हल्का सा शोल्डर्स को मूव कर लो, शोल्डर ब्लेड्स को। चलो, सो नॉट करेक्ट, बाइल्स कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। तो बाइल जूस जो गॉल बैटर में स्टोर होता है, लिवर फेंक के मारता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। ठीक, तो सही है। एक सेकेंड, लिपिड्स के लिए नहीं तेरे को, ये इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक पीएच को, बाइल मेक्स द पीएच एल्कलाइन, बिल्कुल सही है। ये लिपिड को डाइजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, लिपिड्स को नहीं करेगा ये, ठीक है, डाइजेस्ट। फर्दर जो फैट को फैटी एसिड ब्रेक करने का काम करेगा वो लाइपेस करेगा, ठीक है, जो पैनक्रियाटिक जूस में होगा, जो पैनक्रियाज रिलीज करेगा। ओके, फर्मेंटेशन बेनिफिट्स कैसे होता है? उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ, सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होती है? छोटी आंत की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम्स डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच, तो इसमें से कौन सा अम्लीय पीएच में काम नहीं करता है? नहीं करता है, नहीं करता है तो ट्रिप्सिन तो बेसिक में करता है, पेप्सिन तो एसिडिक में ही करता है, तो ये तो नहीं होगा। पेप्सिन तो एसिडिक में ही करता है, पेप्सिन तो एसिडिक में ही करता है। बेसिक डज नॉट वर्क एट एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में जो वर्क नहीं करते हैं वो ट्रिप्सिन है। पेप्सिन को तो एसिडिक ही चाहिए ना था, ठीक है, तो उसको हटा दो। यूरिया अब ये देखा कैसे किसके मेटाबॉलिज्म से होता है, तो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड प्रोटीन ही तो टूटता है अमीनो एसिड में, प्रोटीन ही तो टूटता है अमीनो एसिड में। एक कल अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है, किस तरीके से जब बहुत ज़्यादा लोग प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो किडनी में इम्पैक्ट आता है उनकी, ठीक, किडनी ख़राब होने के चांस रहते हैं। इन विच पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज़ नॉट फाउंड, तो बताओ कार्टिलेज कहाँ नहीं है? नोजी में नहीं, मतलब नाक में नहीं है, ठीक है, श्वास नली में नहीं, ट्रैकिया में, ब्रोंकियोल में, या फिर नी जॉइंट में, जानु संधि में, बताओ। तो ट्रैकिया में भी या नोज़ में भी हमने देखा था, ठीक है, ब्रोंकियोल में भी होगा, बट नी जॉइंट में नहीं होगा, नी जॉइंट, ठीक है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो जो नी जॉइंट है वो बहुत नी जॉइंट नहीं, वो नी जॉइंट में तो होता है ना, बोन के जॉइंट में। जब मैंने कार्टिलेज पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने देखा था ना, जो बोन के जॉइंट होते हैं वहाँ पर भी कार्टिलेज होता है, सो दैट कि स्मूथ उनका मूवमेंट हो। ब्रोंकियोल में नहीं होगा, ट्रैकिया में तो होगा, बट ब्रोंकियोल में नहीं होगा, ये ब्रोंकियोल में नहीं होगा। इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ द पैनक्रियास, तो आप मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से अग्नाशय की भूमिका कौन सी है? तो पैनक्रियास का क्या काम है? तो पैनक्रियास का काम है कि सेक्रेशन ऑफ सर्फिकेंट्स टू ब्रेक अप लिपिड ड्रॉपलेट्स। इज द रोल ऑफ पैनक्रियास स्टोरेज, जो सिंपल रोल पूछा नहीं, मतलब एक ही सही होगा। न्यूट्रलाइजिंग द स्टोमक एसिड, नो, वो बाइल जूस का काम होता है। सेक्रेशन ऑफ लाइपेज, अमाइलेज एंड प्रोटीएज, यस, लाइपेज फैट को फैटी एसिड में ब्रेक करता है, अमाइलेज फर्दर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। स्टोरेज एंड रेगुलेटेड रिलीज ऑफ बाइल वो लीवर का काम होता है। When yeast cells are to start the fermentation serves as the source of energy. This results in the production of, तो किसका प्रोडक्शन होता है? जब ईस्ट कोशिकाएं O2 विचित स्टार्व्ड होती हैं तो किड़वन मतलब फर्मेंटेशन ऊर्जा से स्रोत की तरह काम करता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पादित होता है? तो एथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा और ATP बनेगी, ठीक है। 2 ATP बनती है, बट बनती तो है, और एथेनॉल बनता है, पायरुवेट ये सब नहीं बनेगा। ये एनारोबिक क्या होता है? एनारोबिक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक्टिक एसिड जो मसल सेल से बनता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो एब्सेंस, ये लैक है तो, लेकिन जितना नहीं जितना ये आप कर लोगे खुद से, ठीक है, ये कर लोगे, एक सेकेंड कर लो, एक सेकेंड, ये तो दिख ही नहीं रहा भाई, ये तो एक सेकेंड रुको, अभी दिखा, चलो। Proteins are made from atoms of CHON and some also contain sulfur and phosphorus. Molecules made up of these atoms that synthesize protein are known as, क्या बोलते हैं इनको? तो प्रोटीन किसमें टूट तो है? तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड में, एंड प्रोटीन अमीनो एसिड्स में। चलो करो CPO 2025 गाइस, सब इंस्पेक्टर बन लो जल्दी से। बाइल एमल्सीफाइज फैट्स, बट एक कोई तो कल किसी स्टूडेंट का ऐसा, सर आप ना वो सीजीएल के तो क्वेश्चन ही नहीं कराते भैया मेरे। CPO CGL इनसे कोई फ़र्क होता नहीं है, और CGL के भी क्वेश्चन होते हैं, CPO के भी होते हैं, सबके होते हैं, इसके भी होते हैं, UPSC के भी कुछ होते हैं। तो क्वेश्चन तुम लोग ये मान के मत चला करो, नहीं ये तो हम ना CGL की प्रिपरेशन करें, हम तो CGL के ही लगाएंगे, मैं तो CPO वाला हूँ, मैं तो CPO को ही लगाऊंगा। हो चुका तुम्हारा सिलेक्शन तो ऐसे तो मैं तो CPO वाला ही लगाऊंगा। सर आपने कहा था NTPC के लिए करंट अफेयर PTF दोगे, हाँ तो अभी भी मैं कह रहा हूँ पंकज जी, लेकिन बनने तो दीजिए, करवाऊंगा भी, मतलब दूंगा भी और करवाऊंगा भी, वीडियो के फॉर्मेट में मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, ये मैं करवा भी दूँ आपको। तो बाइल इमल्सीफाइज, क्योंकि हमारे हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स तो ही गए हैं, ठीक है, बाकी अब क्या है, मेन तो साइंस बचा है, तो पहले बायो का एक दिन अभी क्लास लगाऊंगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, देन स्टैटिक बचा है, देन करंट अफेयर बचा है, फिर जो टाइम बचेगा उसमें कुछ सेट कराऊंगा अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है, जो ऐसा लगे कि हाँ ये हम लोगों ने, हो सकता है कि छूट गया हमारा, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाइल इमल्सीफाइज फैट बट डज नॉट कंटेन एंजाइम, तो बाइल इमल्सीफाई तो करता है लेकिन एंजाइम नहीं होते इसमें, सही है। अभी हमने देखा भी था, लिखा था कि नहीं उसमें एंजाइम नहीं होते, बट इमल्सीफाई करता है फैट को। ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन इन दी स्टमक। भाई ट्रिप्सिन स्टमक में कहाँ आ गया? तुम खुद सोचो, स्टमक में पेप्सिन होता है, तो ये वाला तो सही होगा नहीं, गया। ट्रिप्सिन तो भाई कहाँ होता है? ट्रिप्सिन पैनक्रियाज रिलीज करते हैं उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में,
विल इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, फूड एब्जॉर्प्शन, यस। तो इसी से क्या होता है, एसिमिलेशन होता है फूड का, इंजेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड देन एक्सक्रीशन हो जाता है, देन हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो पूरा निकल जाता है। ओके, ऑल राइट, ठीक है, ओके। चलो ऑर्डर मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे ऐसे, इंजेक्शन, डाइजेशन, ये ऑर्डर ध्यान रख लो, तो उन किताब में लिख लो इसको, फैट मैन में लिख लो इसको, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन बाहर निकाल देना, ठीक है। चलो कौन सा एसेंशियल है ह्यूमन डाइट के लिए, 28 का बताओ जल्दी से। तो 28 का सी हो जाएगा लाइसिन, इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, ठीक है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ओके, व्हाट स्ट्रक्चर्स आर प्रोवाइडेड इन दी, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू रिमूव जर्म्स एंड डस्ट अदर हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम इनहेल्ड एयर इन ह्यूमंस। बताइए क्या है ये, अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो सीलिया है, यानी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो रिमूव करते हैं इन सारी चीज़ों को। ओके, 29 का डी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज फॉर डाइजेस्टिंग इमल्सिफाइड फैट इन ह्यूमंस। तो मनुष्यों में इमल्सीकृत वसा को पचाने के लिए अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का, बताइए। इमल्सीफाइड को डाइजेस्ट करने में लाइपेस, जो फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है, ठीक है। अगला बताओ, what is the process called when organism acquire oxygen from outside the body to break down food resources? सिंपल है, ठीक है। चलो 40 तक करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद आपका होमवर्क है। विच ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सेक्रेट्स द एंजाइम लाइपेज फॉर डाइजेस्टिंग इमल्सिफाइड फैट्स। बताइए, इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस को कौन रिलीज़ करता है, लीवर रिलीज़ करता है, ठीक है। तुम लोगों को कुछ आवाज़ आई क्या, या सिर्फ मेरे को ही आई है चैट, क्यों? तो लाइपेज जो है सेक्रीट दी एंजाइम लाइपेज, कौन लाइपेज सेक्रीट करता है, तो लाइपेज सेक्रीट करता है आपका पैनक्रियाज। चलो अगला करो। सर आप तो बूढ़े हो गए, 9-10 साल से बढ़ा रहे हैं, और क्या बुढ़ापा तो आ ही गया, तभी तो ये सब गर्दन वर्दन कमर वमर सब दर्द करने लगी। हैप्पी बर्थडे अंकित। बिल्कुल सागर, सफिशिएंट है। ओके, चलो मैं देखता हूँ तस्लीम क्या आज की रिवीजन क्वेश्चन में, थर्ड वाले में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन बी डोनेटेड व्हेन द डोनर इज अलाइव। तो लीवर दिया जा सकता है, ठीक है। पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस इज डिटेक्टेड बाय द गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो गस्टेटरी का मतलब क्या होता है, गस्टेटरी का मतलब होता है आपका टेस्ट, जीभ, जीभ, ठीक है, गस्टेटरी बोलते हैं उसमें। अच्छा, जीभ की टिप होती है, आपको पता होगा ये आई थिंक, ठीक है, कि जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। ओके, तो कौन सा जो पार्ट है वो किस को टेस्ट करता है ना। जैसे कि आपको अगर पता हो तो ये जो होता है ये स्वीट यानी कि मीठा टेस्ट करता है ना। इधर जो होते हैं ये सॉल्टी होते हैं, ये सॉल्टी होते हैं। इसके पीछे आप जाओगे तो ये सोर यानी खट्टा होता है इधर पे, और इधर बिटर होता है, इधर बिटर होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री आहार नाली का सबसे लंबा हिस्सा कौन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत होगी। हाउ इज़ एयर इनिशियली फिल्टर्ड व्हेन इट इज़ टेकन इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो कैसा मानव शरीर में प्रवेश करती है तो फिल्टर होती है, तो फाइन हेयर्स जो है नॉस्ट्रिल में उनसे। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ HCl इन द स्टमक ऑफ ह्यूमंस। तो मनुष्यों में आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्राथमिक कार्य क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक का प्राथमिक कार्य है टू न्यूट्रलाइज नहीं, एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम एक्शन के लिए।
अमंग दी फॉलोइंग ऑर्गन विच इज़ लोकेटेड ऑन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अपर मोस्ट में सबसे ऊपर कौन सा है? एनस सबसे नीचे है, बकल कैविटी मुंह, मुंह है ऊपर। अपेंडिक्स क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन के पास में होती है, लगी होती है, और ये एक वेस्टिजियल पार्ट होता है बॉडी का, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, यानी कि अगर इसको हटा भी दिया जाएगा तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। काफ़ी लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, एंड काफ़ी मतलब वह सब भी होता है, ख़तरनाक भी होता है। एक टीचर थे, मैं नाम याद नहीं है, आई थिंक 1-2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी अपेंडिक्स ऑपरेशन में। विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन डाइटरी फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फॉर एब्जॉर्प्शन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? ये ब्रेकिंग डाउन डाइटरी फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो ये आपका कौन होता है? विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल? एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? एक सेकेंड, एंजाइम तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे। जो लाइपेस होगा भाई, यहाँ पे कहाँ नहीं लिखा लाइपेस? लाइपेस होगा, ठीक है, जो फैट को इसमें ब्रेक करता है मेनली, तो इमल्सिफिकेशन करता है बाइल जूस और ब्रेक करता है लाइपेस। बाकी क्वेश्चन आप लगाएंगे, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। बाकी थर्ड क्वेश्चन में देख लेता हूँ, अच्छा वो उसका था रिवीजन क्वेश्चन का। एक सेकेंड, रिवीजन क्वेश्चन का थर्ड, सॉरी, क्या इशू था इसमें? सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट प्रमोट जेनेटिक वेरिएशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन अगर बिटवीन फ्लावर्स और डिफरेंट स्पीशीज। ओके, यहाँ पे सेम स्पीशीज, ओके, समझ गया। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है फ्लावर्स बिल्कुल दूसरे के होंगे, लेकिन मतलब स्पीशीज सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, ठीक है अपना, ये किसी दूसरे के फ्लावर के पास जाएगा, लेकिन अगर मान लो ये मक्के का फ्लावर है तो मक्के के पास ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे के पास जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा कि भाई मक्का आम के उससे मिल गया, मक्का का मेल आम के फीमेल से मिल गया, तो क्या बन जाएगा? भुट्टा और आम का मिश्रण बन जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। सेम स्पीशीज़ पे जाएगा तो बिल्कुल दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे। बहुत अच्छा कैच, ओके। चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डोनेटेड व्हेन द डोनर इज अलाइव? पार्ट ऑफ लिवर, पार्ट ऑफ किडनी। ओके, यहाँ पर पूछा है कि किसको डोनेट किया सकता है अलाइव होने पे, जिंदा होने पे? तो किडनी भी करी जाती है डोनेट होने पे, तो मुझे लगा कि मतलब कौन सा रीजनरेटिव मैंने उसमें सोच लिया, ठीक है। तो रीजनरेटिव तो लिवर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इससे पूछा है डोनेट जब अलाइव है, तो किडनी तो खैर लोग आईफोन खरीदते ही है ना। ओके, तो 33 का सी होगा आपका, ओके, 33 का सी ही होगा। चलो, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। बाकी तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं अपने से, जो ना लगे, ऐसा लगे कि ऑफ द टॉपिक है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लगाइए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ CO2 इन दी एयर एक्सेल्ड बाय द ह्यूमन बींग्स? तो मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो 0.04% लेते हैं और छोड़ते कितना है? 4.5%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 21% लेते हैं, लेकिन 16.6% छोड़ देते हैं, ठीक है, एक्सेल कर देते हैं। व्हाट इज़ द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट में किस तरीके से? जैसे हम नहीं पढ़े थे फ्रॉग में क्या होता है रेस्पिरेशन, किस तरीके से होता है? तो फ्रॉग्स में अगर आपको याद हो तो क्या होते हैं उनके, एक तो स्किन से भी करते हैं, लंग से भी करते हैं, ठीक है, इन सब से करते हैं। जैसे मछलियाँ होती हैं, जैसे फिशेज़ होती हैं, तो फिशेज़ में अगर आपने देखा हो मछलियों को कान जैसे कुछ तो लगे होते हैं, नहीं हो, तो उनको गलफड़े बोलते हैं, उनको गिल्स बोलते हैं। अगर आपने कभी मछली को देखा हो तो ऐसे कुछ नहीं लगे होते हैं साइड में ऐसे फ्लैप से, वो फ्लैप से वही होते हैं ये इंसेक्ट लोग जो होते हैं, क्योंकि ये आपके ट्रैकिया से करेंगे, ठीक है, जो इनके भी विंड पाइप होता है, ओके। गिल्स मेनली एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ करते हैं गिल्स को। फ्रॉग क्या यूज़ करते हैं? स्किन का यूज़ करते हैं वैसे, जब लैंड में है, पानी में है तो गिल्स का यूज़ करेंगे, एंड जब छोटे होते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? क्यों छोटे होने पे किसका यूज़ करते हैं? छोटे होने पे किसका यूज़ करते हैं? तो ध्यान रखना, स्किन का यूज़ करते हैं, लंग्स का यूज़ करते हैं, और अपने माउथ का लाइनिंग का भी यूज़ करते हैं वो, ठीक है। जो छोटे होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, टोड बोलते हैं ना, ऐसे कुछ तो बोलते हैं, ठीक है। तो गिल्स के थ्रू करते हैं। जो छोटे होते हैं, छोटे छोटे मेंढक, वो जो मछलियों की तरह लगते हैं,
वो गिल्स के थ्रू करते हैं, गलफड़ों के थ्रू। बाद में बड़े होते हैं लंग्स का यूज़ करते हैं और स्किन का यूज़ करते हैं। ज़मीन में यूज़ करेंगे लंग्स का और अंडर वाटर यूज़ करेंगे किसका, मॉइस्ट स्किन जो उनका म्यूकस सेक्रीट करती है ना। चलो, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से, बाकी आंसर की दी हुई है यहाँ पे, राइट। ब्रेन शार्प म्यूजिक जी कल बताएंगे वो, ठीक है, क्योंकि कल एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है ना। अच्छा, योग निद्रा से हेल्प मिली है साक्षी जी के, ठीक है, बढ़िया है। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 19, ओके। सही है, ब्रोंकियल में नहीं होता है, ठीक है, जॉइंट्स में होता है यार, ठीक है, बोन के जॉइंट्स में कार्टिलेज होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नाक से धुआं कैसे निकलता है बेटे, नाक से धुआं निकालने वाले हैं छल्ले बनाते हो ना तुम, सही बताना, क्यों छल्ला बनाते हो ना तुम भी। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। बाकी मिलते हैं कल लाइव प्रोसेसेस के हमारे अगले 2 चैनल में। जब हम कल का लेक्चर देखेंगे तभी पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा आपका, ठीक है। अभी तो अधूरा है, आपको पता ही नहीं कि भाई ब्लड किस तरीके से फ्लो होता है, किस तरीके से वेस्ट निकलता है, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। बाकी जिन लोगों को बैच में एनरोल करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, परमार एकेडमी ऐप से या फिर वेबसाइट से। बाकी ये क्वेरी नंबर यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ अगर आपको वो है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। इस पर ये मेरा नंबर नहीं, क्वेरी नंबर है ऐप में टेक्निकल ग्लिच और बाकी चीज़ों के लिए, ओके। थैंक यू।